हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, और उस दुर्घटना में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है तो 100 रुपये आ रहा है सपोज, अगर मैं सिर्फ कैंसर का करवाने जाऊंगा ना तो प्रीमियम 8 रुपये आएगा। और मेरे को अगर कैंसर है हाँ, और फिर मैं अगर करवा रहा हूँ तो नहीं मिलेगा आपको कवर। आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, पॉलिसी इशू नहीं करेगी। हर कंपनी फॉर प्रॉफिट वर्क कर रही है। एक कॉमन पर्सन जिसकी एज अराउंड 20 से 30 के बीच में, ठीक है, उसको उस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई डिजीज नहीं होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी है जो लेनी चाहिए? बिल्कुल, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, बट हमारे एसेट्स का क्या? हमारे एसेट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारा देश है जो 140 करोड़ आबादी वाला देश है, राइट। मुश्किल से 30-40 करोड़ के पास में इंश्योरेंस होगा किसी न किसी तरीके का। अच्छा इंश्योरेंस होगा ये गारंटी नहीं है। अच्छा इंश्योरेंस इन द सेंस उसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये एक तरह से एजेंट की गलती नहीं है? बिल्कुल एजेंट की गलती है। तो वो ये कंपनी इतना पैसा लाती कहाँ से है? इसलिए लोगों को फ्रॉड लगता है कि इतना पैसा कैसे होता है। म्यूचुअल फंड में सीधा साधा सॉल्यूशन है कि भाई आपने 100 रुपये दिया तो 99 रुपये आपके मार्केट में लगे हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 10-12% है, और ये जो पॉलिसीज है इनका 6-7% रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वागत है आप सबका ट्रायल टॉक शो में। मैं वॉरिस सीरवी आपके साथ। मैं एक बार किसी एजेंट के साथ बैठा था जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे थे, और मेरे को वहाँ बैठे बैठे ऐसा लगा कि मतलब हर इंसान को लगता है जब किसी भी एजेंट के साथ बैठते हैं कि जीने से बेहतर हैं कि मर जाए, क्योंकि वो बहुत 2 करोड़ 10 करोड़ पैसे दिखाते हैं। उसके बाद उसके अगले ही पिंच में पता चला कि वो पैसे सारे तब मिलेंगे जब आपकी डेथ हो जाएगी। फिर मैं एक ऐसे क्लाइंट के साथ बैठा जिसने प्रीमियम तो भरी थी, पैसे भी भरे थे, जो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं उनको पैसे दिए थे, लेकिन उनको क्लेम नहीं मिला किसी न किसी रीजन से। और वो इतना परेशान था कि इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भरनी ही नहीं चाहिए, ये लोग पैसा नहीं देते हैं। फिर मैंने कहा चलो सर्च करते हैं गूगल पे, चैट जीपीटी पे, सब जगह पे सर्च किया, यूट्यूब पे गया, वहाँ पता चला कि लोग बता रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से बढ़िया है म्यूचुअल फंड ले लो या इन्वेस्टमेंट कर लो। तरह तरह की बातें हुई। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, क्या क्या जाए। तो उस सब चीज़ों का सॉल्यूशन, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, उन सबको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट आसाराम जी, जो कि मेंटोर हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए। हमारे साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर होस्टिंग मी। सर, जैसा मैंने बताया अभी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो हम सर स्टार्ट करें उससे पहले आप जनरली थोड़ा ये बता दीजिए कि एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और ये कैसे रन करती हैं, ब्रीफ बता दीजिए सर। ठीक है, मैं ज़रूर ये चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हर एक चीज़ का पर्पज़ है। ठीक है, अगर इस दुनिया में कोई चीज़ का मतलब डिस्कवरी हुई है तो 100% वो किसी न किसी पर्पज़ को सॉल्व कर रही है, फुलफिल करने के लिए। ठीक है, राइट। सिमिलरली इंश्योरेंस भी अपने टाइम में, मतलब इंश्योरेंस का प्योर पर्पस है रिस्क ओरिएंटेड, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और अब इनको क्या कर रखा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में थोड़ा सा जो एंडोनमेंट प्लान का सेगमेंट है, यूलिप प्लान का सेगमेंट है, उसमें क्या है, हम रिटर्न ओरिएंटेड बात करने लग गए हैं, ठीक है, जबकि इंश्योरेंस में कभी वो सीन था ही नहीं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कार का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, पैसा वापस मिलता है क्या आपको? क्या पता एक्सीडेंट पे? नहीं। जो प्रीमियम आपने भरा है उसका पैसा कभी नहीं मिलता है, उसका इंटरेस्ट कभी नहीं मिलता है। ओके, ठीक है। हम उस कार को इंश्योर इसीलिए ही कर रहे हैं कि ताकि अगर सपोज करो मिस हैपनिंग होती है, कोई रिस्क आती है, चोरी हो जाती है, तो मुझे दोबारा उतना का उतना पैसा ना डालना पड़े, मेरी पॉकेट से वो लॉस नहीं हो। आज 10 लाख की कार ली, चोरी हो जाती है तो 10 लाख रुपए तो गए आपके। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, कब रिकवरी होगी, वो सब दूर की बात है, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है सारा। बिल्कुल। तो आपको तो चाहिए, आपने कोई पर्पस के लिए कार ली, राइट, वो पर्पस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वापस दोबारा 10 लाख रुपए देके नई कार लेना पसंद करोगे।
बट अगर सपोज करो आपने इंश्योरेंस सही इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको क्लेम में बहुत जल्दी हेल्प मिलेगी। अच्छा, सही एडवाइजर के थ्रू भी लिया हुआ है तो भी आपको क्लेम सेटलमेंट में, क्लेम के दौरान में जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है, पेंडेंसी आती है, उनकी रिकवरी में या वहाँ पे सर्विसिंग में आपको सही एडवाइजर के थ्रू हेल्प मिलेगी। वो फॉलोअप लेगा कंपनी से कि हाँ कहाँ पे केस रिजॉल्व होना है, कहाँ पे अटका हुआ है। हाँ, वो एक्सपर्ट है तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक है। देखेगा, राइट। तो सिमिलरली यही सीन लाइफ इंश्योरेंस के साथ में होना चाहिए। पहले यही चलता आ रहा था, ओके। ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है ना कि थोड़ा ग्रेड होती है या फिर जो रिक्वायरमेंट टाइम के साथ में अपडेट होती है। आज दुनिया बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। तो हर एक इंडियन माइंडसेट ये रहता है कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे वापस तो मिलना कुछ चाहिए। तो बेनिफिट मुझे मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, अगर सपोज करो रिस्क नहीं होती है तो। ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ लाई गई कि आप पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हो एक तरीके से। नहीं, एक्चुअल में इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। हाँ, इन्फ्लेशन तो के हिसाब वो से नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि 5 और 6% के इन्फ्लेशन रेट पे आपको पैसा वापस मिल रहा है। सेम मिल रहा है। हाँ, अगर आप कोई भी स्कीम की बात करेंगे कि लेट से कि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस किया है, ठीक है, आपको 25 साल बाद में वो पैसा 22 लाख रुपए मिल रहा है। एक नॉर्मल स्कीम की मैं बात करता हूँ, सपोज करो। तो 22 लाख रुपए 25 साल बाद में वो इन्फ्लेशन को ही मीट कर रहा है, ठीक है। 5-6% इन्फ्लेशन रेट। आप आज लेते समय सोच रहे हो कि 10 लाख रुपए से 22 लाख रुपए मेरा पैसा बन रहा है। नहीं, सॉरी, पैसा बन नहीं रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को मीट कर रहा है। हाँ, फिर महंगाई उसी हिसाब से बढ़ रही सारी चीज़। हाँ, राइट। बट लकीली अगर या अनफॉर्चुनेटली कोई क्लेम आ गया, हाँ, ठीक है, 2 साल बाद में ही अनफॉर्चुनेटली कोई क्लेम आ गया, इवेंट्स है ना, मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो ठीक कुछ है, नहीं आता, सही है। हाँ। तो अगर सपोज करो वो इवेंट ट्रिगर हो गया, तो उस केस में फैमिली के लिए एज अ लिगेसी मान लीजिए, या फिर उनकी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए जो पैसा आपको मिल रहा है सम एश्योर्ड, ठीक है, ताकि आपकी एब्सेंस में वो सब चीज़ें पैसा आता काम है। करे। आदमी तो रिप्लेसेबल है, इरिप्लेसेबल है, राइट। रिप्लेसेबल नहीं, इरिप्लेसेबल है। बट कम से कम वो जो अमाउंट जो अर्न कर रहा था, वो जो सेविंग एक हाँ, तरह फैमिली से के लिए जो अर्न कर रहा था, वो एक फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। तो अभी माइंडसेट सब में इंश्योरेंस में यही घुसा हुआ है कि पैसा वापस कितना मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है। तो सर, हम्म, अपन इस पे थोड़ा सा वापस आएंगे, लेकिन एक बार ये बताइए कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है बिल्कुल उसमें अलग अलग सेगमेंट है, हेल्थ हैं, कार हैं, ये सारे हैं। हम्म, तो लाइफ इंश्योरेंस और जो अलग अलग सेगमेंट है वो कौन से हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिल्कुल। अपने इंडिया में 3 इंश्योरेंस के सेगमेंट है मेजरली। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपको क्लेम तभी मिलेगा जब आपकी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल इससे पहले कोई क्लेम नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, प्योर लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस यही होता है। पर्पस है। बट हम पर्सनलाइज करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपकी नीड है कि अगर सपोज करो मेरे को कोई डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है, परमानेंट डेथ डिसेबिलिटी से होने से डेथ से पहले अगर डिसेबिलिटी आ जाए, ओके, और मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, जो रिस्क आपने एक प्रिडिक्ट की है, तो उसका तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा एज ए एड ऑन और एज ए राइडर, ओके, ठीक है। अगर आप वो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिसेबिलिटी अगर आ जाती है तो वो पैसा आपको मिलेगा। उसमें क्लेम बिफोर डेथ क्लेम मिलता है, ओके, ठीक है। बट आपको एक लमसम मिल जाएगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जो भी लमसम डिसाइड किया हुआ है उतना में से। हर एक पॉलिसी में अलग अलग क्लॉज है। किसी में बोलेंगे कि आपको 20% अभी मिलेगा, 20% एक वीक बाद में मिलेगा, या फिर उस स्टेज में जाएंगे तो फिर और मिलेगा। ये सब कब डिसाइड होता है? ये सब परचेज करते वक्त ही डिसाइड होता है। पहले पॉलिसी में ये क्लियरली डिफाइन होता है कि ये पैसा कब मिलेगा। एडवाइजर के ऊपर है कि आपको वो बताता ही नहीं, इलस्ट्रेट कर रहा है, प्रॉपरली एडवाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा। और दूसरा सेगमेंट कौन सा है? जैसे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। हम जनरली बड़े लेवल पे हेल्थ इंश्योरेंस बोल रहे हैं, बट दूसरा मेजर जो सेगमेंट है वो स्टैंड अलोन हेल्थ है। वो कंपनी उसमें आती है जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस पे काम कर रही है, जो किसी दुर्घटना, बीमारी, हाँ, उस पे पैसा देती है। राइट। ये एक इंश्योरेंस जो मस्ट है वो जीते जी बेनिफिट मिलता है, हाँ, ठीक है।
सपोज करो आज मैं ही लूँ, ठीक है, आज मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ और मिस हैपनिंग हो जाए। अब हर केस में डेथ होना जरूरी नहीं है। यस, करेक्ट। लोग बोलते हैं कि अरे मेरे इंश्योरेंस तो है, ठीक है, बट वो लाइफ इंश्योरेंस है। अब मेरे सपोज करो आज कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, 10 लाख का बिल आ गया, तो मैं तो जीते जी ही मर गया। हाँ, ठीक है, मेरा इंश्योरेंस 10 लाख का चल रहा था, बट वो मैंने प्रेडिक्ट किया डेथ के लिए, हाँ, तो वो लाइफ इंश्योरेंस वो मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा नहीं। उसके लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब वहाँ पे जीते जी वो सब क्लेम मिलता है, चाहे हॉस्पिटल में लेना हो। मेरे पास पैसा है, मैंने हॉस्पिटल को पहले पे कर दिया, रिएम्बर्समेंट के लिए जाना है तो भी है वैसा। ओके। और क्रिटिकल इलनेस भी उसी का ही पार्ट है, ठीक है। सपोज करो कोई इलनेस को भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और किडनी फेलियर होना बहुत कॉमन हो गया है आज के टाइम में। हम ओवरडोजिंग करते हैं तो मतलब किडनी, और वो साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। और आज के टाइम में पॉल्यूशन, दूसरी सारी चीज़ें, खाना पीने की चीज़ें, पेस्टिसाइड्स वगैरह, सब हर एक चीज़, केमिकल्स हैं। हाँ 100%। तो हेल्थ, अभी हेल्थ एक बहुत मेजर कंसर्न है, ठीक है। तो क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट, और मान लो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो गया हेल्थ रिलेटेड, वो पैसा आपको इस सेगमेंट में पैसा क्लेम हेल्थ मिलता है। इंश्योरेंस में मिलेगा। बिल्कुल, ओके। जीते जी मिलता है वो पैसा। अगर सपोज करो कोई बोलेगा कि अगर डेथ हो गई तो डेथ का पैसा लाइफ से मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस से अगर नहीं हेल्थ मिलेगा। इंश्योरेंस सिर्फ ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, हम्म, और उस दुर्घटना में अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका सपोज करो इलाज के दौरान डेथ हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल वाला ने बिल बना दिया 10 लाख रुपए, ठीक है। आपकी फैमिली को तो वो 10 लाख रुपए चुकाने ही पड़ेंगे, उसके बाद में डेड बॉडी मिलेगी। और उस डेथ बॉडी के बाद अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा तो उसका क्लेम उसका मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पर इसका 10 10 लाख लाख का नहीं रुपए मिलेगा। आपको यहाँ से सेटलमेंट होगा हेल्थ इंश्योरेंस से। ओके। आपको 10 लाख रुपए ला के देने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी हॉस्पिटल में वो 10 लाख रुपए, ओके। ऐसे हैं। तो वो क्लेम वहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने वहाँ पे राइडर की डिस्कशन किया, सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस में भी राइडर्स हैं। अब हर एक चीज़ को लिक्विडिटी बनाने की ट्राई की जाती है। इसमें अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का एक प्रीमियम एज ए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। सपोज करो एक्सीडेंटल से डेथ होती है इलाज के दौरान, या फिर एक्सीडेंटल डेथ बाय एनी हो, ऑन स्पॉट भी हो सकता है, तो वहाँ से भी पैसा मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, ओके। डेथ वाले पार्ट में। डेथ वाले part पर इलाज करते करते अगर कोई death हो बीमारी हुई और इलाज करते करते डेथ हो गई तो हाँ, पैसा कुछ तो नहीं पैसा मिलेगा। बिल्कुल। ओके। है ना? तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके अंदर भी अलग अलग सेगमेंट है क्या? जैसे मतलब आपको पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड अगर इंश्योरेंस लेना है, तो जैसे कैंसर से रिलेटेड है, बिल्कुल, तो अगर मान लो मैंने कैंसर का ले रखा है और मेरी डिजीज़ कुछ और हो जाती है, ठीक है, उसका अगर मैं हॉस्पिटलाइज हूँ उसके लिए, तो फिर क्या उस पॉलिसी के अंडर उसमें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मतलब मगर मेरे को अगर सारे हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको कवर करना हो, कि मेरे को नहीं पता आगे जाके कौन सी बीमारी होगी, पर मेरे को सारे उस बीमारियों को कवर करना है, ठीक तो है, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? मैं इसको थोड़ा सा इलाबरेट कर रहा हाँ, हूँ। आराम से। ठीक है, सपोज करो जनरल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ओके। ठीक है, उसमें हर एक चीज़ कवर हो गई, ओके। ठीक है। चाहे मान लो स्टोन हो गया अपने को, अब नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, स्टोन हो गया, ठीक है, तो स्टोन हो सकता है, ठीक है। घुटना का ट्रांसप्लांट कराना हो, ठीक है, कोई और चीज़ हो गई हो, तो अब वहाँ पे जनरली सब कुछ आ गया, बीमारी भी आ गई, टाइम के साथ ओवर एजिंग के साथ में कुछ इलनेसेस डेवलप होती है ओवर द टाइम, वो हो गई, तो वो सारा जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक करना है, अच्छा कंपैरिजन कैसे करेंगे, कि अगर जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है तो वो 100 रुपये आ रहा है सपोज, अगर मैं सिर्फ कैंसर का करवाने जाऊंगा ना, तो वो प्रीमियम 8 रुपये ही आएगा। ओके। 100 रुपये के कंपैरिजन में 8 रुपये ही आएगा। और मेरे को अगर कैंसर है हाँ, और फिर मैं अगर करवा रहा हूँ तो नहीं मिलेगा आपको कवर। आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई पॉलिसी नहीं इंश्योरेंस देगी? पॉलिसी इश्यू नहीं करेगी, ठीक है। मतलब मेरे को आज ही पता चला है कि मेरे हाँ, को कैंसर है, मैंने हाँ, ट्रीटमेंट चालू करवा दिया, अब मैं नहीं चाहता हूँ मिलेगी, मेरे को पॉलिसी मिले, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि जैसे मैं एज ए एडवाइज़र फैमिलीज़ के पास में जाता हूँ, या कोई फैमिलीज़ मेरे से बोलती है कि यार
हेल्थ इंश्योरेंस को 2 महीने बाद में कर लेंगे तो ठीक है। हम्म, और या फिर मेरे पास में कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है हम्म, या गवर्नमेंट का कोई इंश्योरेंस चल रहा है मेरा, हम्म, ठीक है, हम्म, मैं उससे कुछ कवर कर लूँगा। अगर 2 महीने में कुछ होता है 2 महीने बाद में कर लेंगे, हम्म, ठीक है। सपोज करो कोई मेजर इलनेस डेवलप हो गई, हम्म, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, हम्म, आपने उसका इलाज कराते वक्त पता चल गया कि हाँ इनको ये वह। माइनर कैंसर भी है, हम्म, या इनको किडनी फेलियर का अंदाजा भी है, हम्म, फैटी लीवर है, फलाना हम्म, है, हम्म, कुछ भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में क्रिटिकल पार्ट आ गया, हम्म, अब आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस इंश्योर नहीं नहीं देगा करेगी, कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगी। ये तो वो वाली बात हो गई उनके लिए कि आप बैल मुझे मार, ठीक कंपनी है, के लिए। कंपनी के लिए। हाँ, वो क्यों अपने पैसे डालेगी, बिल्कुल। उसको पता है हर रिस्क तो है। हर कंपनी फॉर प्रॉफिट वर्क कर रही है। ओके। यहाँ पे कोई इंडिया में कोई इंश्योरेंस कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, चाहे ठीक है, कोई चैरिटी वर्क नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं है तो प्राइवेट तो क्या ही होगी। बिल्कुल। करेक्ट। तो वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, लेने के बाद में अगर कोई इंश्योर, इंसिडेंट हो जाए। कोई मेंबर को कैंसर हो डिजीज हो गया, जाए। डायग्नोसिस हो गया, हम्म, कई बार होता है कि 9 महीने बाद में डायग्नोसिस हो जाए, हम्म, कई बार हो सकता है कि 4 साल बाद में हो जाए। लेने के बाद में अगर कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। ओके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई आया और कोई सिम्टम्स बन रहे हैं और आपने वो छुपा दिए कंपनी से, और बाद में कंपनी को पता चलता है कि यार क्लेम आ गया है, कैंसर है, ठीक है, तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, ओके। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में पता चल गया कि नहीं, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप इस चीज़ का इलाज करा रहे थे और हमें बताया नहीं है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हम एडवाइस करते हैं कि हर एक चीज़, चाहे छोटी से बड़ी, आप इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करो, ठीक है। ये रिजेक्शन के सबसे बड़े एक वो है बिल्कुल बिल्कुल कंडीशंस हैं। बिल्कुल। हम ओके। रिजेक्शंस पे भी बहुत सारी बात करेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये एक पॉइंट है ऐसा कि अगर हमने डिस्क्लोज प्रॉपरली नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में आपको क्लेम रिपुडिएट कर सकती है कंपनी। ओके। फिर चाहे आप ओम्बड्समैन के पास जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, वो मेहनत खराब है ओके। वैसा। तो एक कॉमन पर्सन जिसकी एज अराउंड 20 से 30 के बीच में, ठीक है, उसको उस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई डिजीज नहीं होता है, बिल्कुल। तो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी पॉलिसी है जो लेनी चाहिए? अगर कम एज में हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एज ए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। रिस्क तो कम होती है तो। हाँ, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है, ओके। बढ़ती एज के साथ में रिस्क बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है। तो सिमिलरली प्रीमियम भी बढ़ती एज के साथ में बढ़ रही है। ओके। अगर प्रीमियम को लॉक करना है, ठीक है, चाहे टर्म इंश्योरेंस के मामले में हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में मामले में हो, अगर प्रीमियम को लॉक करना है कि भाई मैं एज तो बढ़ती रहेगी, एज तो अगर, और हर साल कंपनी प्रीमियम भी रिवाइज करती रहती है, ठीक है, तो उससे भी बचने के लिए आप एक साथ में आप इंश्योरेंस कर सकते हो। 3 साल का साथ में ले सकते हो, 5 साल का साथ में ले सकते हो। वो कंपनी पे है कि कंपनी 5 साल का ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई 3 साल का ऑफर कर रही है, वैसे है। तो जनरली जो टर्म इंश्योरेंस है वो कम एज में ले सकते हो, बट अगेन वहाँ पे एक पार्ट आता है कि हर टर्म इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरियाज हैं। अगर आप वो क्राइटेरियाज मीट करते हो तब तक तो आप 30 के हो ही जाते हो, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस इज डिफरेंट देन लाइफ इंश्योरेंस। मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस के सेगमेंट में ही है, ओके। बट वहाँ पे वापस मिलने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है टर्म इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस में। डेथ हो जाती है तो बिल्कुल, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। अगर डेथ हो जाती है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्लेम अपनी फैमिली को एक अच्छी खासी वेल्थ मिलेगी। एक एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए, बिल्कुल। अगर आप कोई 25 साल का आदमी है, 12,000 रुपये वो सालाना प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है, उसका आप सोचिए कि इंश्योरेंस में कितना पैसा मिलेगा। कितने साल तक? अगर सपोज करो 40 नेक्स्ट, मतलब अभी 25 है और नेक्स्ट 40 इयर्स कवर करना चाहे, और वो 12,000 भर रहा है। हाँ 12,000 भर रहा है, और हो सकता है उसने लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हो, तो अगले 10 साल में ही भर के उसको फ्री होना है। हाँ, मतलब 4,80,000 वो भर रहा है ऑलमोस्ट। 4,80,000 पे कर रहा है, और उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। अगर उस 40 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो ओके 65 की एज तक डेथ हो जाती है तो उसको 1 करोड़ मिल जाएगा।
और अगर डेथ नहीं होती है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। ओके और यही प्योर इंश्योरेंस की पहचान होती है। ओके यही इसका मैं purpose यही है। स्टार्ट में जब कार इंश्योरेंस का मैं इलस्ट्रेशन दिया था, ये प्योर इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस इज इक्वल टू प्योर इंश्योरेंस। ओके यहाँ पे कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मिक्स वाला नहीं है। ठीक है, हमने डिस्कस किया एक तो लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्कुल इसके अलावा तीसरा कौन सा सेगमेंट है? जी, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, उसमें क्या क्या कवर? अभी हम सिर्फ ह्यूमन ओरिएंटेड बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, यस बट हमारे एसेट्स का क्या? हमारे एसेट्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? राइट। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे अब एसेट्स में क्या आ गया? आपकी Shop, कार भी कार आपके लिए एसेट है। ठीक है। अगर आपका ट्रक है, ट्रक भी बिजनेस कर रहा हाँ है, राइट। लाइवलीहुड बना रहा है आपकी, वो एसेट है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। आपकी शॉप है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपकी प्रॉपर्टी है, घर है, ठीक है। अब बहुत सारी प्रोफेशनल वाली जो भी रिस्क वगैरह है, मतलब अब वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, मतलब आप जो बोलोगे, जैसे लता मंगेशकर के गले का भी हो रखा है। हाँ ठीक है, तो गले अब का मतलब वो प्रोफेशनल इंश्योरेंस है, हाँ, सपोज करो उसका प्रोफेशनल है। प्रोफेशन हो। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, मैंने सुनने में आया, मैंने कभी देखा नहीं है उनकी पॉलिसीज। अच्छा अच्छा बट मतलब उसकी वॉइस का वो रखा हाँ, है। वो इसका इंश्योरेंस, जैसे मेसी अभी आए थे, यस इंडिया में आए थे, हाँ, हालांकि उन्होंने खेला खेला नहीं। नहीं था। ठीक है, तो उनका लैग का हो रखा है। तो मतलब हर एक प्रोफेशनल का भी अब वो सारे जनरल इंश्योरेंस में काउंट होता है। ओके ठीक है, तो अब वहाँ पे बहुत बड़ा ओरिजिन है। अपन अपनी रिक्वायरमेंट लेके इंश्योरेंस कंपनी के पास में जा सकते हैं। अब जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, मैं एक बड़ा प्लांट सेटअप करने जा रहा हूँ, उसमें मशीनरी लगनी है, उसमें बहुत सारे एसेट्स लाने हैं, बहुत सारे लोग काम करेंगे। अब लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, मेरी साइट पे कुछ अनहोनी ना हो जाए, किसी को करंट लग सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ठीक है, तो उसमें भी वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में वो कवर होता है। किसी भी तरीके की लाइबिलिटी, मैंने होटल बनाई और होटल में मेरा किसी ने खाना खाया और वो बीमार पड़ गया, ओके ठीक है, या डेथ हो गई, चीज़ें कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस होटल रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है। और वो उसका जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी पे करेगी। मतलब वो होटल वाला पे करेगा, पर कंपनी क्लेम आएगा जो कंपनी पे करेगी। क्लेम उसको देती हाँ, तो अब बहुत बड़ा हॉराइजन है। अपन सिर्फ अभी तक लाइफ और कार तक ही देख रहे है। हैं। यस ठीक है, बिकॉज आज ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, उसमें हजारों जन है। इवन ऑफिसेस प्राइवेट कंपनीज के क्यों लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस होता है। हाँ वो आरजीएचएस आरजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कीम है। तो हर एक चीज़ प्रोटेक्टेड है। तभी तो भारत की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ध्येय निकाला है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अच्छा एक मिशन सेट किया है कि हमारे जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाए तब तक हर आदमी, हर हेल्थ, हर एसेट प्रोटेक्ट होना चाहिए। ओके ठीक है, 100% प्रोटेक्शन। और गवर्नमेंट इस मिशन पे काम कर रही है। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पीपल्स एंड एसेट्स हैं जो बिल्कुल इंश्योर्ड नहीं है। अनइंश्योर्ड है। ठीक है, अगर इसके डेटा पे बात की जाए तो जैसे हमारा देश है जो 140 करोड़ पॉपुलेशन आबादी वाला देश है, राइट। मुश्किल से 30-40 करोड़ के पास में इंश्योरेंस होगा किसी न किसी तरीके का। हाँ ओके अच्छा इंश्योरेंस होगा ये गारंटी नहीं है, बट हाँ, कम से कम कैसा भी इंश्योरेंस हाँ वो होगा। भी 10 to 20% है ऑलमोस्ट। हाँ, अगर अच्छा इंश्योरेंस की बात की जाए तो मुश्किल से 5% लोगों के पास में होगा जो एटलीस्ट उनकी नीड को कवर कर रहा है। बाकी 95% ऑफ द पॉपुलेशन उनके पास में प्रॉपरली वो अंडर इंश्योर्ड है। मतलब कि इंश्योरेंस है तो भी वो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहा उनकी लाइबिलिटीज अच्छा को। इंश्योरेंस इन द सेंस इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे डिस्क्राइब करें इसको? बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। लेट्स से मैं बिलियनियर हूँ, ठीक है, अब मैं एलआईसी का कोई 10 लाख का इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं कोई वर्थ इट नहीं है। राइट। ठीक है, तो मेरे को मेरी नीड के अनुसार, यानी कि मेरी लाइबिलिटी के अनुसार, सपोज करो मेरी लाइबिलिटी है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 5 करोड़ मैंने लोन पे ले रखे हैं। ओके ठीक है, मतलब छोटा बिजनेसमैन ही हूँ मैं भी, 5 करोड़ मैंने लोन पे ले रखे हैं और मेरे पास में 1 करोड़ है। ठीक है, ओके तो मेरे को तो 5 करोड़
अगर मिस हैपनिंग हो गई उस 5 करोड़ तो को 5 प्रोटेक्ट करोड़ करना है, तो भाई मेरी फैमिली को वापस लिया है तो चुकाना चुकाना पड़ेगा, पड़ेगा। राइट। ठीक है। अब वो 5 करोड़ मेरी फैमिली कैसे प्रोटेक्ट करेगी, कोई आइडिया नहीं है। हम्म, बिजनेस मेरे पास में कैश फ्लो 1 करोड़ है, 1 करोड़ से कितना ही बिजनेस बनेगा, 5 करोड़ देने देने में बहुत टाइम लग जाएगा। राइट। ठीक है। तो मेरी मिस हैपनिंग पे हम उस हिसाब से एक एनफ इंश्योरेंस हम लेके रखते हैं कि भाई मेरी जो लाइबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसमें एक ह्यूमन लाइफ फैक्टर लगता है। ओके। उसमें लाइबिलिटी भी मैटर करती है, उसमें आपकी इनकम कितनी है वो भी मैटर करता है, आपके पास में कैश रिजर्व कितना है वो भी मैटर करता है। तो लाइबिलिटी में वो सारे भी पार्ट आ गए कि मेरी फैमिली को भी क्या नीड है, मेरे बिजनेस को भी नीड क्या है। तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ वैल्यू से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को 10 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को पॉलिसी लेनी होती है। तो ये जो अमाउंट है कि मैं अपनी खुद की ह्यूमन वैल्यू जिस तरह से देखता हूँ, वो अमाउंट मैं उस कंपनी एडवाइज़र को बताता हूँ, फिर वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी देता है, ऐसा? बिल्कुल। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपकी इनकम सोर्स को भी ट्रैक किया जाता है, ओके। प्रूफ ऑफ इनकम इनकम जनरेशन का पूछा जाता है। फिर आपके हेल्थ का भी पूछा जाता है कि हाँ आपके ऐसा नहीं हो कि पॉसिबल कोई रिस्क हो, आप 5 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और 2 महीने में चले गए, आपको कैंसर हो रखा है और आप, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली नहीं डिस्क्लोज किया है तो वो क्लेम भी नहीं मिलेगा, भले ही आप राजी हो कि हाँ मैंने 5 करोड़ का प्रीमियम पे किया है, वैसा। तो मेरे को अगर डिस्क्लोज करने के बाद क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा आता है लेकिन हाँ, आपको मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी उस पर लोडिंग लगा सकती है। ओके। ठीक है। लोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो आपकी प्रीमियम 1 लाख रुपए आ रही थी और कंपनी को पता चला कि नहीं यार मुझे इंश्योरेंस तो देना है इनको, पर अब वो 1,30 की प्रीमियम लगाएगी, या मतलब हो सकता है किसी केस में 50% लगाए, किसी केस में 100% लगाए, तो 1 लाख की प्रीमियम 1.5 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। अगर हेल्थी पर्सन होता और उतनी लेता तो 1 लाख रुपए लगती। बट अगर मान लो आपने डिस्क्लोज किया और कंपनी को लगा कि यार ये तो नॉर्मल है, तो वो 1,10 कर देगी प्रीमियम। ये अंडरराइटर डिसाइड करता है। अंडरराइटर कंपनी की तरफ से होता है? हाँ, कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे एक रिस्क असेसमेंट का बंदा होता है, तो वो रिस्क मेजर करता है कि कंपनी के पास में कितना कैश फ्लो है, कितना कैश फ्लो फोरकास्टेड है, कितना पैसा आने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है। और अपन कितने रिस्क को अश्योर कर सकते हैं, हमें कितना पैसा दे हम सकती है कंपनी? कैपेसिटी को डिसाइड करके फिर वो प्रीमियम डिसाइड करता है कि हाँ मुझे अच्छा करना भी है तो भी प्रीमियम डिसाइड करेगा, नहीं तो मना भी कर लेगा, ओके। वैसा। ओके। एक ज्वेलरी वाला एग्जांपल दीजिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ये रहता है कि ज्वेलरी को जब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं इन ट्रांसपोर्ट, ठीक तब है। बहुत बड़ी रिस्क होती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, कैसे प्रोटेक्ट होता है? हाँ, और आज के सिचुएशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि क्यों? बहुत ज़्यादा वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, तो जो ज्वेलरी है वो आज वैल्यूबल एसेट के तौर पे काम कर रही है और सब जने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिजिकल एसेट वो एक ऐसा एसेट है जो ट्रांसफरेबल है। ठीक है। उसको खरीदा बेचा भी जा सकता है, पर ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। डिजिटल एसेट हो तो ट्रैक भी किया जा सकता है कि हाँ यार यहाँ से यहाँ गया है तो इसके पास में गया, हम पकड़ लेते हैं उसको। मान लो दुकान है, ज्वेलरी की शॉप है, और वहाँ पे कोई झुमके बता रहा है अपना सेल्समैन, और कोई थर्ड मतलब जो कस्टमर है वो फ्रॉजरी टाइप में कर लेता है, नकली झुमके रख दिए, या फिर एक झुमका गायब कर दिया, या फिर पूरे पैर ही गायब कर दिया। हाँ, चोरी भी ठीक हो है। जाती है वहाँ पे। चोरी भी हो खूब सकती है। करेक्ट। ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि पॉन ब्रोकिंग की दुकान पे नकली माल ला के रख दिया। ओके। ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने बोला ना जनरल इंश्योरेंस में हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बस आपका जो बिजनेस है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके। ठीक है। कच्चा हो पक्का हो, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, आपकी चाहे बिलिंग हो, कहाँ से आपका माल आया है, आपके पास में स्टॉक कितना है, इंश्योरेंस के वक्त लेने के वक्त भी बता सकते हो, और जब क्लेम आया उसके वक्त भी पूछा जाएगा कि आपके पास में इतना इतना माल तो बिक गया है, अब आपके पास में इतना पड़ा है, इसमें से ये पेयर ऑफ ये क्लाइंट सीसीटीवी में दिख रहा है कि हाँ ये लेके चले गए। ठीक है। ओके। तो वैसे डिसाइड करते हैं कि हाँ कितने का लॉस आया है, और फिर वो अमाउंट मिलता है। अब इसमें और भी अगर डीप में जाए सपोज करो,
तो लेट्स से कि उसको गलाने के लिए भी हमें किसी कलीगर के पास में लेके जाते हैं, करेक्ट। ठीक है। या फिर मेरी शॉप यहाँ पे है, मैं एट द एंड ऑफ डे सारी ज्वेलरी को कलेक्ट करके शेफ में यहाँ पे भी रखता हूँ, और एक और शेफ है, मतलब जहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड है वहाँ अपनी पे लेके तिजोरी जा है, रहे हैं। वहाँ पे ले जा रहे हैं ठीक है। या घर ले जा रहे हैं। उस दौरान भी कुछ हादसा हो जाए, ड्यूरिंग दैट वे। डकैती हो जाए, लूट हो जाए, हम्म। तो उसका भी इंश्योरेंस मिलता है, ओके। ठीक है। अगर आपकी ज्वेलरी शॉप है और आप 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, ठीक है, अब वो एक ही पॉलिसी के सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, अच्छा। ठीक है। तो हमें आपकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है। ऐसा नहीं कि सर हमने तो ज्वेलरी शॉप का इंश्योरेंस ले लिया, क्या लिया, क्या उसमें लिखा हुआ है आपको पता भी नहीं है। ओके। प्रॉपर एडवाइजर उसको एनालाइज करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है और वो जो कितना क्लेम मिलेगा आपको। वो जो बीमा बॉन्ड आता है वो तो बहुत हाँ बड़ा होता है, बिल्कुल, उसको कस्टमर पढ़ता नहीं है कभी। बिल्कुल नहीं पड़ता, वो लेके हाथों हाथ ठीक तिजोरी में है, रख दिया। चेक किया फिर ठीक है। अब वो जब क्लेम होता है तभी पता चलता है ये कि- कंडीशन इसमें नहीं है, हाँ, ये नहीं है, फिर और रिजेक्ट होता है। फिर डिससेटिस्फिकेशन होता है कि हाँ यार, अरे काश पढ़ लिया होता, ठीक तो है। ये एक तरह से एजेंट की गलती नहीं है। अ, बिल्कुल एजेंट की गलती है। अब यहाँ पे एजेंसी के भी बहुत सारे चैनल है, मतलब इंश्योरेंस का जो सेलिंग पैटर्न है अभी बहुत बड़ा वाइड हो रहा है। आज के डिजिटल टाइम में लोग ऑनलाइन भी पॉलिसी ले रहे हैं, हाँ, पॉलिसी बाजार बैंक में जाके भी पेटीएम। पॉलिसी ले रहे हैं, या बैंक वाले परेशान करते रहते हैं कि सर ये भी लो, आप ओडी है आपके बिजनेस पे, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने सिर्फ नॉर्मल आपकी दुकान का इंश्योरेंस पकड़ा दिया। ओके। अब उसमें सिर्फ इतना ही लिखा रहता है कि ताकि उनकी खुद की ओडी जो है, उनका जो पैसा आप में दिया हुआ है उतना प्रोटेक्ट हो जाए। बस। आपका कितना लॉस आ रहा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका लॉस बड़ा हुआ है बट आपने ओडी तो 10 लाख की ले रखी है, 1 करोड़ का लॉस हुआ है, तो मोस्टली इंश्योरेंस मतलब ऐसे ही चल रहा है बैंक के थ्रू, तो जो हो रहा है। ओके। बैंक का चैनल कभी प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में हमें ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसको इवॉल्व करना चाहिए प्रोसेस को, कि आपके जो सेल्स पर्सन है बैंक के या फिर किसी भी चैनल के हो, पॉलिसी बाजार से ले रहे हो, चाहे फ़ोन पे से ले रहे हो, चाहे किसी भी मोड से जा रहे हो, या एजेंट से, उसको प्रॉपरली आपके बिजनेस पे विजिट करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए और उसके बेसिस पे आपकी नीड के अनुसार वो पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। ओके। तो ऐसा नहीं होता है कि कंपनी की तो अपनी फिक्स पॉलिसी होती है कि हम ये देंगे, या फिर ऐसा भी है कि मैं एज ए क्लाइंट मेरी जो नीड है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी मॉडरेट हो जाती है? जनरल इंश्योरेंस का सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, ठीक है। सपोज करो आपकी शॉप है और आपके पड़ोस में जो शॉप है, आपके शॉप में हो सकता है 10 करोड़ का माल पड़ा हो, गुड्स पड़े हो, आपकी पड़ोस वाले शॉप में 1 करोड़ का ही हो, तो एक पॉलिसी सबके लिए फिट नहीं होती है, हो सकती, ठीक है। हम सिर्फ बड़े लेवल पे देख सकते हैं कि हाँ हम ये कवर कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं। LIC की तरह ऐसा नहीं है कि 10 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया तो प्रीमियम ये आएगी, ऐसा नहीं। ठीक है। हाँ, तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार पॉलिसी ड्राफ्ट होती है। अब आपका एजेंट कितना अच्छा है कि अब जैसे मेरा पार्ट रहता है मेरे पास, मैंने अभी लास्ट मंथ में 7 करोड़ की पॉलिसी इशू कराई थी एक बिजनेस को, वहाँ पे मैंने कंपनी से नेगोशिएट किया, ठीक है, कि आपको ये भी ऐड करना है, आपको कैमरा भी प्रोटेक्ट करना है, आपको फर्नीचर भी प्रोटेक्ट करना है। जहाँ पे जो बिजनेस था उसमें मतलब 50 लाख का तो फर्नीचर ही था, ठीक है। 7 करोड़ का अगर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो 50 लाख तो उस बिजनेस में फर्नीचर का ही था। तो मान लो अगर फायर स्ट्राइक हो गई तो फर्नीचर तो गया, आप गुड्स का दे दोगे, फर्नीचर का पैसा तो वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने हर एक चीज़ को एडिकेट एनफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया। कई बार तो आप जनरल इंश्योरेंस में प्रीमियम के साथ में भी नेगोशिएट कर सकते हो, ओके, ठीक है, कि 1 लाख रुपया प्रीमियम बन रहा था 7 करोड़ के इंश्योरेंस पे, हम कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप इसको कम करो, ठीक है। या फिर यहाँ पे कंपटीशन एक्टिव है, ठीक है, या तो वो पॉलिसी ले जाएगा या फिर हमें पॉलिसी लेनी है, तो आपको वहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगाने होते हैं। अब आपका एडवाइजर कैसा है कि वो आपके लिए एफर्ट्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। आपको तो 1 लाख की भी प्रीमियम देनी है और
वही पॉलिसी 56,000 की भी देनी है। क्योंकि कॉमन पीपल को सिर्फ ये पता है, मेरे को भी अब तक ये पता था कि कंपनी की फिक्स पॉलिसी होती है और आपको उसके अकॉर्डिंग उसने जो प्रीमियम सेट कर रखा है वही देना पड़ेगा, नहीं, और उनकी जो कंडीशन है उस पे रहना पड़ेगा, बल्कि नॉट कि मेरी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करें। बिल्कुल नहीं, ये एडवाइज़र की तरफ से गलती है, लूप होल है। अगर आप किसी भी शोरूम में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हो, आप वहाँ पे जाके पूछते हो कि मुझे ये चाहिए। करेक्ट। आपको एप्पल का लैपटॉप लेना है, मैकबुक लेना है, तो आप जाके डिमांड वही करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लेनोवो का पकड़ा दिया जाएगा। नहीं। ठीक है, तो इंश्योरेंस में भी वही चीज़ है। आप डिमांड जब से करने लग जाओगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर 100% नहीं मिला तो कम से कम आप 80% तो पहुंचोगे उनके आपकी रिक्वायरमेंट तक। पहले आप 10% पे बैठे थे, ठीक है, सिर्फ लेके राजी हो रहे थे। ठीक है, तो कम से कम अपनी रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली खुद से एनालिसिस करो। आपके जो प्रॉपर एडवाइज़र है उनको प्रॉपरली बताओ कि हाँ ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये रिस्क आ सकती है और मुझे ये रिस्क प्रोटेक्ट करनी है। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने एडवाइज़र को बताओ, एडवाइज़र को प्रॉपरली समझाओ, उसके अकॉर्डिंग एडवाइज़र कंपनी में जाएगा और वो वर्ड बताया था अंडरराइटर, उससे नेगोशिएट करके आपके अकॉर्डिंग जो नीड है उसको फुलफिल करते हुए उस पॉलिसी की प्रीमियम बनाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एडवाइजर्स को भी बोलना चाहूँगा कि एडवाइजर्स हमेशा कंपनी को रिप्रेजेंट तो करते हैं, पर एक्चुअल में कंपनी में कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, करेक्ट। ठीक है, जनरली एडवाइजर्स क्या होता है कि जो कंपनी बोल रही है वही आगे थोप दिया जा रहा है। ठीक है, एडवाइजर का प्रॉपर वर्क है कि कस्टमर ओरिएंटेड काम होना है, ना कि कंपनी ओरिएंटेड काम होना है। सॉरी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज तो जो है एजेंट सेंट्रिक रहती है कि हाँ इसमें एजेंट का, जैसे बहुत सारे वीडियोस में है, मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले रहा हूँ LIC। उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कहता है और बहुत सारे लोग इसमें वीडियोस बनाते हैं, और उसी की वजह से ये नेगेटिविटी आई है कि LIC के जो एजेंट हैं वो मोस्टली इसलिए काम करते हैं कि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए, जैसे अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि वो पॉलिसी बेचते हैं जिसमें उनका कमीशन ज़्यादा है। बिल्कुल। तो अब ये तो उसका फेवर हो गया। तो इस कंडीशन में एजेंट के ऊपर क्या पनिशमेंट होना चाहिए या अभी क्या है वो बताइए। नहीं, फ्रॉम कंपनी और फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी अब भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे वापस उसी चीज़ पे आ जाऊँगा जिस चीज़ के लिए अपन ये इंश्योरेंस अभी ये वीडियो बना रहे हैं, कि हमें जनता को जागरूक करना है। ठीक है, आप जब से पॉलिसी मांगने लग जाओगे डिमांड करके, आप बोलते हो ना कि मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, या मुझे यूलिप इंश्योरेंस चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि हाँ मेरी डिमांड, मेरी नीड जो कवर हो रही है वो टर्म इंश्योरेंस से हो रही है। ठीक है, दूसरे इंश्योरेंस से नहीं होगी। आपने बेसिक एनालिसिस कर लिया। आप कार लेने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, तो कितनी वेबसाइट पे आप रिसर्च करते हैं, yes. कितने शोरूम आप विजिट करते हैं, फिर बाद में एक कार पे डिसाइड होता है कि अच्छा मैं टाटा सियारा लेने जा रहा हूँ या नेक्सॉन लेने जा रहा हूँ, या मेरे बजट में तो एस्टर ही पड़ रही है। ठीक है, उसका आपके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो बिल्कुल अब वहाँ पे खुद से आप रिसर्च करना स्टार्ट कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपर एक अच्छे एडवाइजर से सलाह लो जो अनबायस्ड हो। किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर तो रहे हो, उसकी पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज को पता तो, बट वो आपके फेवर में बात करे। हाँ, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि जो एक पार्ट है इसमें, जो एडवाइजर है, जो एजेंट है, उसको कंपनी की सारी पॉलिसी के बारे में पता है। बिल्कुल। और जो सामने वाला पार्ट है, जो क्लाइंट है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसके ABCD भी नहीं पता, तो उसको जो भी बताया जाता है उसको लगता है यही मेरे लिए कथन सत्य है। हाँ, तो फिर वो उस चक्कर में आके इमोशनल अटैच होके पॉलिसी बेच देते हैं। कई बार मैंने अपने आप को ऐसा देखा है कि जब मैं जरूरत से ज्यादा सत्य बताता हूँ ना, तो जरूरत से ज्यादा सत्य भी फ्रॉड जैसा लगने लगता है कि ये तो ऐसा यार होता नहीं है, क्या ऐसा 10 लाख में कौन सा 2 करोड़ का इंश्योरेंस होता है। नहीं मतलब मान लो 20,000 के प्रीमियम पे ऐसा कौन सा 2 करोड़ का इंश्योरेंस होता है। मैं तो 50,000 प्रीमियम पे कर रहा हूँ 5 लाख के इंश्योरेंस पे। इस पे अपन आएंगे कि सर कंपनी पैसा निकालती कहाँ से। उससे पहले एक और क्वेश्चन है कि हमने अभी लास्ट एक पॉडकास्ट किया था जिसमें डॉक्टर्स थे और एडवोकेट्स भी थे। अब उस पॉडकास्ट के अंदर ड्यूरिंग दैट कंप्लीट पॉडकास्ट जो डॉक्टर्स थे वो इस बात से परेशान थे कि मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे इंटेंशन के बगैर
अनजान में अगर कुछ हो जाता है तो वो सीधा का सीधा क्लेम हमारे ऊपर आ जाता है कि डॉक्टर की गलती है, उनकी इमेज खराब हो जाती है, कई बार उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे जो प्रोफेशन है, एडवोकेट्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, अदर सारे प्रोफेशन, उनके लिए कुछ पॉलिसीज हैं क्या? बिल्कुल, इसमें एक पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस में एक पॉलिसी है प्रोफेशनल इंडेमिनिटी करके, ठीक है। प्रोफेशनल इंडेमिनिटी, हाँ, ओके। जो इस प्रोफेशनल लाइफ में एरर्स हो सकती है, ठीक है। लेट्स से डॉक्टर है, डॉक्टर को गॉड बोला जा रहा है, बट आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। अब वो ह्यूमन है तो एरर्स पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है उनकी टीम से हुई हो, चाहे हो सकता है उनसे हुई हो, और सिचुएशन भी कई बार ऐसी होती है कि एरर्स हो जाती है। कई बार रिपोर्ट्स में बताया तो पहले कुछ और जाता है, जब सर्जरी करने जाते हैं तो पता चलता है अच्छा यहाँ पे तो और ट्यूमर है, या अब जो रिपोर्ट्स 4 दिन पहले निकाली है वो अब सिवियरिटी मेजर हो गई है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कैसा होगा, सर्जरी मतलब सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। हाँ। तो वहाँ पे हमें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना होता है कि हमें ये करना है या नहीं करना है। उस दौरान भी कुछ एरर हो सकती है, करेक्ट, ठीक है। डॉक्टर अपनी इतने साल से स्टडीज करके वो अपनी कोशिश वो पूरी अपने ट्रायल एंड एरर कर करके एक अच्छा मुकाम डिसीजन लेता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सपोज करो एक बैच अच्छा था टैबलेट्स का, वही टैबलेट एक प्रोफाइल पे वर्क कर रही है पर दूसरे प्रोफाइल पे वर्क नहीं कर रही है। तो दूसरे प्रोफाइल पे जिस पे वर्क नहीं कर रही है उसको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। तो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने आप को वो लाइबिलिटी पे आने के लिए वो एक इंश्योरेंस होता है प्रोफेशनली इंडेमिनिटी, जिसमें आप अपनी जो भी लाइबिलिटी आ रही है फ्यूचर में, वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो कंपनी के थ्रू पे होगी। हाँ, अब उसमें लीगल इश्यूज हो, ठीक है, उसमें चाहे सेटलमेंट का इशू हो, चाहे फीस स्ट्रक्चर हो किसी को ओन करने के लिए, या फिर कोर्ट सेटलमेंट के लिए हो, ऐसे तमाम तरीके की, या फिर आपके ऊपर डिफेमेशन हो, कोई न्यूज़पेपर आपके ऊपर कुछ भी पब्लिश कर लेता है, ठीक है। कोर्ट ने डिसीजन वर्डिक्ट दिया ही नहीं, उससे पहले ही बहुत सारे चीज़ें न्यूज़पेपर में या मीडिया में आ गया, ठीक है। तो आप डिफेम हो रहे हो, आपकी इमेज खराब हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब हर एक जगह पे इंश्योरेंस वर्क करता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है और आपको कवर क्या करवाना है। मतलब अगर एक डॉक्टर है और उसने अगर ये वाला, अच्छा, ये सिर्फ डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहा है, हाँ, वर्क सीए के लिए भी हो सकता है। सीए सबमिट करते करते कुछ एरर हो सकती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो यहाँ पे सिर्फ सीए भी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे लॉयर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, ऐसे बहुत से तमाम एडवाइजर, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। एरर्स हो सकती है, उसी के लिए वो प्रॉपर इंश्योरेंस बना हुआ है, प्रोफेशनल इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब प्रोफेशनल इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है और उसके बाद आपका कोई भी हर्डल्स होता है, चाहे वो लीगल हो, कोर्ट में हो, तो वो सारी फी जो है वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस ले रखी है वो पे करेगी। बिल्कुल। अब वो लाइफ इंश्योरेंस का पर्पज ही वही है कि जो भी आपके पास में फ्यूचर में जो अनसीन मतलब अनसर्टेन इवेंट्स आ रहे हैं, वो आपने पास ऑन कर दिए एक कंपनी को। वो कंपनी की भी जिम्मेदारी है कि एक लिमिट तक जो हमने एक अमाउंट डिसाइड किया है वहां तक वो कवर करेगी। उसके बाद में भी अगर अबो एंड बियॉन्ड जाता है तो वो कवर नहीं करेगी। उसके बाद में अपने को पॉकेट से ही सेटल करना है। लोगों का मोस्टली ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो कंपनियां होती हैं किसी को 2 करोड़ देती है, किसी को 5 करोड़ देती हैं, लेकिन हम तो जो प्रीमियम देते हैं वो कुछ हज़ार देते हैं, 10,000, 5,000, मैक्सिमम 50,000 की पॉलिसी हमने बहुत कम सुनी है। तो वो ये कंपनी इतना पैसा लाती कहाँ से है? इसलिए लोगों को फ्रॉड लगता है कि इतना पैसा कैसे होता है। तो ये अर्न कैसे, इनका अर्निंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में बताइए। एज ए एडवाइज़र मैं क्या समझ पाया हूँ, एज ए कंसल्टेंट मैं इस बिज़नेस को कैसे समझ पाया हूँ कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कैसे वर्क करती है। कि सपोज करो वो अगर 100 रुपए का क्लेम बांटना है तो वो एक एक रुपया सबसे कलेक्ट 100 जनों से कलेक्ट करेगी। करेक्ट। आपको 100 मतलब मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस है आपका या 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो 1 करोड़ आपको प्रीमियम नहीं देना है, आपके प्रीमियम तो 10,000 ही जा रही है, तो मतलब 100:1 रेशियो है। तो एक एक रुपया सबसे कलेक्ट कर रही है। अब उसमें रिस्क कंपनी की प्रेडिक्टेबिलिटी पे डिसाइड करता है कि 100 में से 10 जनों पे ही क्लेम आ रहा है। तो मतलब अब 10 जनों पे आ रहा है तो वो इतना एनफ अमाउंट प्रीमियम एज अ प्रीमियम के तौर पे आ गया।
उसी को ही वापस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी बहुत थिन मार्जिन पे काम करती है, मतलब कभी कभी तो लॉस मेकिंग भी हो ही सकता है, मतलब अगर इतना मतलब अगर अपन ने अंडरराइटर अच्छा नहीं रहा तो ओके। ठीक है वैसा है। बाकी भारत के जनता तो ऐसी है कि बस आपने प्रीमियम दिया है तो मतलब आपको तो वो क्लेम चाहिए ही चाहिए, चाहे आपकी कुछ भी गलती रही हो। हमेशा दोषी कौन होता है? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी होती है। वैसा। LIC का जो डाटा है वो पब्लिक कंपनी है, उसका डेटा बताता हूँ। उसके पास अराउंड 6 लाख करोड़ के आसपास उसकी नेटवर्थ है पूरी, बिल्कुल और 40 से 50 लाख उसके पास में एसेट हैं जो अंडर मैनेजमेंट है। अनक्लेम्ड है ऐसा बोल। अंडर मैनेजमेंट, जो हाँ उस पैसे को वो मार्केट में लगाती हैं और हाँ। वहाँ से रिटर्न बनाती हैं। अच्छा। तो ये क्या प्रोसेस होता है, मतलब ये भी एक पैसा कंपनी के लिए पैसा बनाने का सोर्स है क्या? बिल्कुल। अ, ये सिमिलरली बैंक सिस्टम पे जैसे चल रहा है कि अगर आप पैसा सेविंग में अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हो तो बैंक उस पैसों को लोन पे देता है किसी को, वहां से पैसा कंपनी बैंक कमाते हैं, बैंक वापस पैसा जो एंड कंज्यूमर है उनको पैसा मिल रहा है एज ए इंटरेस्ट मिल रहा हो या एज अगर ये इकोसिस्टम नहीं रहा तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो जैसे LIC है, तो LIC HFL करके अलग कंपनी बनी हुई है, वो पैसा जो भी एसेट है वहाँ से जो भी LIC एज अ इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है, प्रीमियम से जो कलेक्ट हाँ करती है। हाँ, वो उन्हीं की सब्सिडायरी कंपनी है, हम्म, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और वहाँ पे लोन दिया जाता है। ठीक है। ओके। LIC की और सब्सिडरी कंपनी है म्यूचुअल फंड्स की। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में तो हालांकि जो भी एंड यूज़र है उन्हीं का ही पैसा होता है, कि जैसे मेरे को लार्ज कैप में पैसा डालना है तो मैं LIC को चूज़ किया, LIC के थ्रू अपन ने डाल दिया। LIC की इमेज अच्छी है तो मैंने LIC को चूज़ किया कि मेरा पैसा सही जगह पे लगाया जाएगा। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी तो वो पैसा रोटेट करता है। और कई बार होती है कि अपनी पॉलिसी अपन ने सेलेक्ट ऐसी कर रखी हो यूलिप प्लान, तो उसमें हमने अगर 100 रुपये प्रीमियम दिया, ठीक है, तो उसमें से 80 रुपये मार्केट में लगता है। ठीक है। अच्छा, यही पैसा म्यूचुअल फंड में अगर आपने दिया हो, 100 रुपये की SIP आपने म्यूचुअल फंड में करी और 100 रुपये की पॉलिसी मतलब यूलिप प्लान किया हो, तो 80 रुपये तो जा रहा है यूलिप के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड में 99 रुपये जा रहा है। ये इसमें से 20 रुपए किस में कहाँ जाते हैं और इसमें से 1 रुपये कहाँ जाता है? ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे उस पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारे चार्जेस लगते हैं इन पॉलिसी के थ्रू यूलिप प्लान में। ठीक है। उसमें अब एजेंट को भी फीस गई, यार, कंपनी को भी फीस गई, फंड मैनेजर को भी फीस गई, तमाम तरीके के टैक्सेस आए उनको भी कट दिया, ऐसे करके वो 20 रुपये कट जाता है। हाँ, इधर म्यूचुअल फंड में 1 रुपया जाता है एडवाइजर को और फंड मैनेजर को और कंपनी को, जो कंपनी पैसा मैनेज कर रही है। अब तीनों का 1 रुपये में काम बन गया, हाँ, वहां पे 20 रुपये में काम बना। उसके बाद जब रिटर्न आता है तो उसके बाद भी जो जिस कंपनी के थ्रू गए वो भी तो रखती है वापस पैसा? नहीं, जो रिटर्न आया वो पैसा प्योर कंज्यूमर का होता है। बिल्कुल, उसमें कंपनी का कोई हक नहीं रहता है। अच्छा। सिर्फ जो मैनेजमेंट का फीस है वो आपने पहले ही ले लिया, या फिर आप जितनी बार प्रीमियम भर रहे हैं तो वो उतनी बार डिडक्ट हो रहा है। अब उसमें हर एक पॉलिसी प्लान पे डिसाइड हो सकता है कि हाँ मैं तो ये पैसा 5 साल तक लूँगा या 5 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लूँगा, बाद में लूँगा। ठीक है। अब ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी कर सकता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में सीधा साधा सॉल्यूशन है कि भाई आपने 100 रुपये दिया तो 99 रुपये आपके मार्केट में लगे हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 10-12% है और ये जो पॉलिसीज है इनका 6-7% रहता है। मार्केट में तो दोनों का सेम हाँ, मार्केट में रहता है। मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। हाँ, कंज्यूमर के पास जो रिटर्न मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर सपोज करो 100 में से 80 रुपये मार्केट पे लगे, हाँ, तो फिर कंपाउंड होने को 80 रुपये ही है। ठीक है, वहाँ 99 लग रहा है, तो रिटर्न ऑब्वियसली वहाँ पे 99 ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा होगा। बस वो चीज़ है। ठीक है सर, ये तो सारी पॉलिसीज की बात हो गई। अपन प्रीमियम तक थे अभी तक, कि अभी तक कस्टमर से कंपनी तक पैसा जा रहा है। हाँ जी। अब वापस आने की बात करते हैं, क्लेम की बात करते हैं। बिल्कुल। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें क्लेम मोस्टली रिजेक्ट हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो क्लेम रिजेक्शन होता है वो एज अ प्रपोजर खुद की गलती से होता है, क्लाइंट की गलती से होता है। क्या गलती है? सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो करते हैं वो है डिस्क्लोज करना।
इन लाइफ मतलब इंश्योरेंस में? किसी भी किसी भी। सेगमेंट में। ठीक है। ओवरऑल इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस पे वर्क कर रही है तो उसकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है एथिक्स, प्रपोजर की भी और कंपनी की भी। कंपनी के भी। ये पूरा इंश्योरेंस, आप बोले हो ना कि यार मेरी हेल्थ अच्छी है, आपने फॉर्म में लिख लिया कि मेरी हेल्थ अच्छी है, तो आपने जो बोल दिया कंपनी को उसी को ही बेस लेके वो मान रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है। कोई कंपनी सावधान रहने के लिए चेकअप करवा सकती है, वो कंपनी का लुकआउट है, बट मोस्टली केसेस में आपने लिख लिया कि हाँ मेरे को मेरी हेल्थ सही है, तो बस मान लिया कि हाँ सही है, सही है, उसकी कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उसके हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है। आपने बोला, हमने माना। अब सपोज करो, अब वापस जब क्लेम आ जाता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि हमने तो बताया था सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, फिर वो चेक करते हैं। हाँ, और केस अर्ली क्लेम में आ गया, इन्वेस्टिगेशन में चला गया, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आपको तो यार आपने तो नवंबर में कुछ ट्रीटमेंट लिया था, आपने बताया नहीं, दिसंबर में फिर गए थे, आपने बताया नहीं, और आप जनवरी में क्लेम पे आ गए, टाइम पे आ गई। जनवरी में पॉलिसी ली और फरवरी में क्लेम पे आ गए, तो क्लेम नहीं मिलेगा आपको। अब वहाँ पे क्लेम रिपीडेट होता है, रिजेक्शन पे जाता है, और हम बोलते हैं कि कंपनी गलत है, ठीक है। Okay. अपने एथिक्स अगर गलत है तो भी कोई भी कंपनी गलत नहीं है। हाँ, कोई कंपनी इंटेंशनली भी कर सकती है, फॉर प्रॉफिट बैठे हैं वो, और हो सकता है सिर्फ बोल दिया कि हाँ यार हमें सिर्फ कैशलेस क्लेम को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट दो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्लेम देंगे आपको पैसा। तो थोड़ा हैसल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा परेशानी भरा मोमेंट हो सकता है, बट क्लेम मिल जाता है अगर हमारा क्लेम जेन्युइन है तो 100%। तो उसमें हेल्प कौन करता है फिर? क्लाइंट की हेल्प कौन करेगा? यहाँ पे पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री एडवाइजर्स पे टिकी हुई है, कंसल्टेंट पे टिकी हुई है। जिसने आपसे, हाँ, आपने जिससे पॉलिसी ली। जरूरी नहीं है कि वही वहाँ पे बैठा हो। अब सपोज करो कि मैंने पॉलिसी दिल्ली में दी और क्लेम के वक्त मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो जरूरी नहीं मैं वहाँ हूँ, बट कोऑर्डिनेशन हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि रात को 2 बजे भी क्लेम आया, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हाँ हाँ। आप वहाँ पे थे सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। क्लेम तो रिक्वेस्ट सुबह ही होगी, प्रोसेस सुबह ही रिक्वेस्ट होगा, बट क्या करना है हाँ, उस क्लेम का जो मोमेंट होता है वो तनाव भरा ही होता है, करेक्ट। ठीक है। किसी का बहुत सीधा साधा क्लेम नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। होता है, हाँ, सडनली तो होता है। उसमें एक्चुअल में एडवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका एडवाइजर कैसा है, वो कितना स्ट्रांग है, वो कंपनी की पॉलिसीज को बहुत अच्छे से जानता है या एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो ये, अगर कंपनी की गलती से क्लेम रिजेक्ट होता है तो प्रोसेस क्या है फिर क्लाइंट के लिए? किस तरह से उसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, बहुत जैसे अपने ट्रायल होते हैं, कोर्ट में। जैसे कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं, Correct. तो अगर हम एक कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है उनके जजमेंट से, तो हम हायर कोर्ट को अपील कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली इंश्योरेंस सेगमेंट में भी ऐसे प्रावधान बने हुए हैं। यहाँ पे लोकपाल डिसाइड करता है कि सबसे पहले कंपनी में जाना। हाँ, उसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है कि सपोज करो आप एक XYZ कंपनी से जो आपने क्लेम रेस किया है वहाँ पे अनसेटिस्फाइड है, ठीक है। आपने 100 रुपये का क्लेम मांगा था और आपको 30 रुपये क्लेम दे दिया, 70 रुपये क्लेम दिए नहीं, आप राजी नहीं है, क्लेम जेन्युइन था, सारी चीज़ें सब कुछ सही है, और 70 रुपये आपके काट दिए गए। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, IRDA ने डेवलप कर रखा है कि बीमा भरोसा करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ठीक है। आप अच्छा, उनमें सब कंपनियों को प्रावधान कर रखा है कि आपको यहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट आई है, सपोज करो कि HDFC की बात करें, HDFC अर्गो की वो बात सारी करें, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनी सारी के लिए कंपनी वो वहाँ है। पे बीमा भरोसा पोर्टल पे हैं, ओके, आप पॉइंट आउट करके वहाँ पे कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ठीक है। 30 दिन के भीतर भीतर अगर आपको प्रॉपरली सॉल्व नहीं होती है, 30 रुपये का क्लेम आपका 100 रुपीज़ नहीं हो रहा है, या 70 रुपीज़ तक पहुंचा है, अब मीडिएटर बीमा भरोसा हो गया है, तो कंपनी को ही रिजॉल्व करना है वहाँ पे भी, ठीक है। पर मान लो हमने बहुत अच्छे प्रूफ्स दिए हैं, सारी चीज़ें दी है, वो 70 रुपये तक क्लेम कर दिया, 30 रुपये अभी भी क्लेम नहीं दे रहा है, तो हम जा सकते हैं लोकपाल में, ऑम्बड्समैन कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो भारत में ऑम्बड्समैन का नियुक्ति हो रही है, हर स्टेट में नहीं है, पूरे इंडिया में 17 ही लोकपाल है, ओके। ठीक है।
इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के ऑफिस है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे अपन कंप्लेंट कर सकते हैं। हम्म, ये भी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है, ओके, आपको वहाँ जाने की ऑफिस जरूरत नहीं ऑफिस है। जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब वहाँ पे प्रूफ्स देने पड़ते हैं कि हमने इन कंपनी को ये हमारी पॉलिसी ये है, हमारी पॉलिसी में ये मेंशन्ड है, और उसके उपरांत भी ये क्लेम नहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है, वो जो ठीक भी है। आपकी थी आपने और बता हमने ये 30 दिन के भीतर या मतलब 1 साल के भीतर कर सकते हैं इसको रेस, दी। ठीक है। पर 30 दिन हमने कंपनी को एनफ टाइम दिया, उसके बाद भी ये रिजॉल्व करने में सक्षम नहीं है, और जो भी उन्होंने सॉल्यूशन दिया है मैं असंतुष्ट हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो वो आप ऑम्बड्समैन को रेस कर सकते हैं। वैसा है, ऑम्बड्समैन अगर डिसाइड करता है कि कंपनी को क्लेम देना है, पूरा 100 रुपया देना है, तो क्लेम दे सकता है। ओके। अगर वहाँ पे 100 रुपये फिर भी ऑम्बड्समैन भी समझता है कि सही है, कंपनी का जो पार्ट है वो सही है, यहाँ पे दोनों का ट्रायल होता है, ओके। ठीक है। और अगर कंपनी, ऑम्बड्समैन ने बोल दिया कि कंपनी अपनी जगह पे सही है, उसने प्रॉपरली लिख रखा है कि हाँ ये नहीं देंगे इस चीज़ का पैसा, फिर भी आप मांग रहे हो, तो आप अगर असंतुष्ट हो ऑम्बड्समैन के, उसके बाद भी कोर्ट्स हैं, ओके, फिर कोर्ट में जा सकते हाँ फिर कोर्ट में जा सकते हैं, हैं। पर पहले ये तरीका ये ही, fix ये ही है, फिक्स जो ऑनलाइन है कंप्लीट। ये बिल्कुल। ऑम्बड्समैन वाली वेबसाइट का नाम क्या है? CIOINS, ओके, CIOINS बोलते हैं इसको। ठीक। फिर अगर कोई क्लाइंट है जिसको पता ही नहीं है कि अब मेरा क्लेम लेना है, या फिर उसकी मैच्योरिटी हो गई है, फिर वो क्लेम लेता ही नहीं है, हाँ, और उसके कई सालों बाद उसको याद आता है अच्छा, कि यार मैंने LIC भरी थी या फिर कोई भी पॉलिसी ली थी, उसका तो कोई पैसा मिला नहीं, बिल्कुल। और भगवान की कृपा से ऐसी अनहोनी भी नहीं हुई, तो कब तक वो क्लेम कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत से वाक्य है कि जैसे पहले के ज़माने में, जैसे नाना है, दोहिते के नाम पे पॉलिसी कर दी। ठीक है। अब कई पॉलिसी में ऐसा सीन भी है कि एक बार पे करो, ठीक है, मतलब सिंगल प्रीमियम वाले प्लान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने 1 लाख रुपए उस टाइम दे दिए, 20 साल बाद में पता चलता है कि दोहिते को तो पता ही नहीं है, उन्होंने एज ए गिफ्ट दोहिते के नाम पे कर दिया, था। ठीक है। अब बाद में पता चलता है कि अच्छा डॉक्यूमेंट मिला है कहीं ना कहीं से कि हाँ भाई ये है, और ये तो मेच्योर भी हो गई है, 25 साल भी हो गए अब, ठीक है, अब मेरे को क्लेम करना है। 25 साल अगर डॉक्यूमेंट्स है तो कंपनी के पास में जाए तो वो सारा क्लेम का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। पर कई बार होता है कि 35-40 साल बाद में पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं है। हाँ, तो वो पैसा अनक्लेम्ड रिजर्व में चला जाता है उन्हीं की Okay. कंपनी में, ठीक है। क्या पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसा उतना ही मिलेगा, Okay, बट वो जो अनक्लेम्ड फंड में पड़ा है। बड़ा है, ठीक है। अब कंपनी LIC का डेटा बहुत बड़ा अनक्लेम्ड फंड है, 50,000 करोड़ के आसपास में कुछ डेटा होगा, तो जो उन्होंने लिया ही इतना पैसा अनक्लेम्ड पड़ा है, आपका ही पैसा, आपकी ही पूंजी, नहीं। हाँ, ठीक है। तो आप अपने अच्छे एडवाइजर के पास में जाओ, उनको बोलो कि ये फाइल करो, और जो ये अनक्लेम्ड पैसा है मुझे वापस, मेरी ही पूंजी है, मुझे दिलाओ। वो लाइफ टाइम में आप कभी भी ले सकते हो, जितना जल्दी हो सकता है, उतना ले लो। सही बस जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स पता चले आप टाइमली एक्शन लो, ऑलरेडी आप लेट हो, ऑलरेडी लेट है, करेक्ट। ठीक है। ऐसा नहीं छोड़ सकते, डील नहीं छोड़ सकते कि हाँ यार 4 दिन बाद में देखते हैं, पता चला है आपकी पूंजी है, हाँ, बिल्कुल ऐसा Okay, आपका उसको हक है, कंपनी यूज कर रही है, वो वाली बात है, साडा हक साडा हक ऐथे रख। वो वाली बात है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एक गवर्नमेंट की एक अच्छी खासी स्कीम पूरे भारत में लागू हो सकती है, इतना बड़ा फंड सिर्फ LIC ये कंपनी के पास में है। और फिर वो यूज कौन करता है हाँ, उसमें भी फिर 10 साल तक पॉलिसी नियम्स वगैरह सारे बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी पैसा फिर भी क्लेम के लिए कोई नहीं आता है, तो वो पैसा फिर एक गवर्नमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसी में पैसा, उस फंड में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, वैसे काम होता है। Okay, फिर गवर्नमेंट यूज करती है उसको। गवर्नमेंट यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉमन सिटीजन के लिए है, गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी? बिल्कुल, देखो सरकार का अपने प्रति, अपने जनता के प्रति दायित्व है ही है, ठीक है। जैसे अब 20 साल पहले आज खाने के लिए राशन नहीं था, तो राशन की भी स्कीम्स थी, ठीक है। आज मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे तमाम, आप शॉपकीपर है तो आपको बहुत सारे सब्सिडी के फॉर्म में बहुत कुछ मिल रहा है, मिलता है। सोलर को अडॉप्ट कराना है तो सोलर की सब्सिडी मिल रही है, ऐसे हजार फार्मर के लिए फार्मर की सब्सिडी है। सिमिलरली इंश्योरेंस सेगमेंट में भी सरकार की सब्सिडी स्कीम चलती है। अब बाकी सब जगह तो आप पे कर रहे हैं,
कुछ पे कर रहे हैं, कुछ पैसा सब्सिडी के तौर पे सरकार दे रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार का एक ध्येय है कि एक मिशन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ठीक है, कि भाई 2047 तक हर एक को इंश्योर करना है। तो पहले बीमा के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बीमा की इम्पोर्टेंस का पता चलना बहुत ज़रूरी है। आज सपोज करो मैं जो चीज़ लूँगा तभी पता चलेगा कि अच्छा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उससे पहले नहीं पता चलेगा। क्लेम आएगा ना, किसी को क्लेम, कई कई जने तो पॉलिसी ऐसे लेते हैं कि यार उसको ऐसे ये कुछ किया और ये क्लेम आया और इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया, अपन भी ले लेते हैं। हाँ, फिर अपन लेते हैं, हाँ, मतलब दूसरों को देख के ले रहे ले हैं। रहे हैं। तो एक्चुअल में सरकार भी यही रोल प्ले कर रही है कि पहले वो पॉलिसियाँ दे रही है आपको जागरूक करने के लिए। यस, ये एक जियो वाले की तरह है, जैसे जियो मार्केट में स्टार्टिंग में आया तो फ्री दिया, फिर बाद में थोड़ा प्रीमियम कम किया, थोड़ा रिचार्ज का बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो वही सिस्टम चलेगा। बट सरकार का इसमें फोकस है। तो अभी कौन सा पोर्टल पे मतलब फ्रीली अवेलेबल है? हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस, इस लाइफ इंश्योरेंस का सरकार का चल रहा है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो फोकस दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर भारत में किसी भी हॉस्पिटल में, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ पे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, अगर सपोज करो आपको कुछ इलनेस है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तो आपको वो लिस्ट देख के जाना होता है, बट एटलीस्ट है। फिर बैंक के थ्रू हम, ये पॉलिसी तो बैंक के थ्रू नहीं है, बट पोस्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बट हम ज़्यादातर बैंक के थ्रू करते हैं। एक 420 रुपये की पॉलिसी है और एक 20 रुपये का दुर्घटना बीमा है, ठीक है, ठीक है। 420 रुपये की पॉलिसी है, उसको जीवन ज्योति प्लान है, ये भी सरकार की तरफ से है, जिसमें हाँ नहीं, हर साल पे करना है, 420 रुपये हर साल पे करना। हाँ, जब पे किया तो आपका बीमा इशू हो गया, अब बॉन्ड वगैरह में नहीं आता घर पे, अच्छा, ठीक है, बट आपका रहेगा बैंक में। आप अगर मान लो कि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आप बैंक में जाके क्लेम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देके सबमिट करके क्लेम ले सकते हैं। और अगर आपका एडवाइजर ही ऐसा हो कि जो सारे इंश्योरेंस मैनेज कर रहे हैं, तो बाकायदा आप उनको पकड़ो, बैंक में जाके वो आपके बिहाफ से सारा क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है वो पूरा करेगा। गवर्नमेंट स्कीम से, हाँ जी। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं अपन इमरजेंसी में, तो वो पूछते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं। बिल्कुल, मैंने ये सुना है कि अगर आपने बोला कि इंश्योरेंस है तो आपका जो बिल अमाउंट बनेगा वो कम रेट पे बनेगा, और अगर आपने बोला कि इंश्योरेंस नहीं है तो आपका जो बिल अमाउंट है वो ज़्यादा रेट पे बनेगा। इज इट करेक्ट? नहीं नहीं, रिवर्स होता है। कैसे? अक्सर हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि अगर आपने बता दिया कि इंश्योरेंस है, तो जो बिल 1 लाख रुपए का बनना था वो 1.5-2 लाख तक ले जाते हैं। अच्छा, बढ़ा देते हैं उल्टा, इंश्योरेंस होने पर? हाँ, ओके। अब वहाँ पे क्या सीन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को पता रहता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए इतना पैसा बजट है हमारा और इतना पैसा जाएगा, इतनी हमारी लिमिट है, तो उस लिमिट तक वो ले जाने की ट्राई करते हैं। उनको भी डेटा पता रहता है कि हाँ यार इस क्लेम में उसको इतना पैसा मिल गया हमें, तो उनका ग्रिड, हॉस्पिटल्स का जो ग्रिड है वो बढ़ जाता है। ओके। तो वो प्रीमियम वहाँ पे हॉस्पिटल्स वाले खेल रहे हैं। अगर हम कैश में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सर अच्छा डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका 1 लाख रुपए लगेगा, तो फिर वो 1 लाख से 5,000 हो जाता है एक्स्ट्रा, 1,10,000, वो 1.5-2 लाख पे नहीं ले जा सकता। ओके, वैसा है। तो इज इट पॉसिबल कि मेरा पॉलिसी हो रखी है, हाँ, और फिर मैं हॉस्पिटल चला गया और इमरजेंसी में मैंने पॉलिसी वहाँ पे बताया नहीं कि मेरी पॉलिसी है, हाँ, और मैंने अपने जेब से पैसा दे दिया, बिल्कुल, फिर मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ बाद में? 100%। ओके, हाँ, वो मेरे अकाउंट में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जनरली हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे समझते हैं कि कैशलेस के फॉर्म में, जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे अपना पैसा नहीं लगेगा, हाँ, वो सेटलमेंट करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन सारा सेटलमेंट हो जाएगा, हम एडमिट रहेंगे, डिस्चार्ज के वक्त सारा सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी ऐसा करे, ठीक है। जैसा आपने केस बताया, अब वहाँ पे कर दिया, आपको बिल्स सारे मेंटेन रखना है, बिल्स पे सारे अटेस्टेड होने चाहिए, उनके सारे हॉस्पिटल्स की वो है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सकता है, तो वो बोले कि हाँ ये मेरा ही हॉस्पिटल का बिल है, हाँ ये डॉक्यूमेंट है जो मेरा ही है,
ऐसा नहीं कि वो बोला जेरोक्स करा के आपने मिस नहीं, नहीं, वो माना नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप वो सारे बिल्स को आप अटेस्टेड करवा के रखें या स्टाम्प वगैरह लगा के रखें, और वो बिल सारे इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें थ्रू एडवाइजर। ओके। ठीक है, एडवाइजर का काम है ना, मतलब सिर्फ कमीशन लेने के लिए काम नहीं आता है, वो सारा काम वो होता है सर्विसिंग देने के लिए। सर्विसिंग देने का। इंश्योरेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है हम्म, वो है आफ्टर सेल। पॉलिसी लेने के बाद में सेवा देने का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे तो वो अनसेटिस्फिकेशन रहेगा, वो चला जाएगा। आप पॉलिसी को पोर्ट आउट भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपरली सर्विस नहीं मिल रही है आपके एडवाइजर से। लाइफ में नहीं होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है। मतलब मैंने अगर पोर्ट आउट का मतलब दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र, बिल्कुल। और लेट मैं बीच में उसी कंपनी में रोक देता हूँ तो फिर नुकसान? नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। अब सपोज करो आप XYZ कंपनी के साथ में पॉलिसी 7 साल से चला रहे हैं ठीक है, और आपका एक क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो आपको तो ऐसा लगेगा यार मैंने तो इस चीज़ के लिए पॉलिसी करी थी और ये क्लेम मिला नहीं। ठीक है, तो पोर्ट में हर एक चीज़ का एक मायना रखता है। ठीक है, मान लो आप 7 साल से किसी की कंपनी में पॉलिसी चल रहे हैं और क्लेम आया और उस टाइम रिजेक्ट कर लिया, तो उस पॉलिसी का कोई वैल्यू नहीं रहा करेक्ट। उनके लिए। तो पोर्ट कर सकते हो अगर आप उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज करो स्टार है, आप स्टार से पोर्ट करके टाटा में आ सकते हैं, HDFC में जा सकते हैं। सेम पॉलिसी से? सेम पॉलिसी, आपकी जो कंटिन्यू डेट है, बेनिफिट्स हैं, वो पुरानी पॉलिसी के ही कैरी फॉरवर्ड होंगे। और जो तब तक प्रीमियम भर रखा है वो वाला? वो तो लैप्स हो गया, वो लैप्स हो गया, तो आपको यहाँ प्योर से इंश्योरेंस। नई हाँ, नई जो पॉलिसी। जो नई कंपनी की जो रेट्स हैं आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके। हो सकता है प्रीवियस कंपनी में कम हो, इसमें ठीक ज़्यादा है, हो या कहीं पे भी आपकी पॉलिसी ज़्यादा चल रही हो सकता है कम वाली पॉलिसी में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। बट आपके जो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स हैं वो लूज नहीं करना है। बस जो आपने प्रीमियम भर रखा है वो हाँ, आपका लैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, वो तो हर पॉलिसी ईयर के बाद में होना ही है। ओके। ठीक है, ठीक है। ये कार के इंश्योरेंस जैसा है। ठीक है, जैसा कि 1 साल हुआ, कोई डैमेज नहीं आया, तो प्रीमियम नील हो गया। नील हो गया। अगले साल आपको वापस फिर पूरा पे करना ही पड़ेगा। करना है। हेल्थ इंश्योरेंस सेम कार इंश्योरेंस जैसे सिंपल डेफिनेशन में वैसे ही वर्क करता है। ओके, वैसा ठीक है। और उसी पॉलिसी को अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो? कोई वैल्यू नहीं है। उसकी कोई मैंने वैल्यू बोला नहीं ना, है। हेल्थ इंश्योरेंस में कोई आपको मनी बैक नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आप 10 साल से चला रहे थे, 4 साल से चला रहे थे, उल्टा कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी भर रहे थे और आपने लेट पेमेंट करा, 1 महीना पेमेंट जो ग्रेस पीरियड है आपने वो भी छूट गया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। आपको दूसरी कंपनी या उसी कंपनी में जीरो से वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी। सिर्फ मिस हो गया इसलिए? मिस हो गया इसलिए। कई बार होता है कि कंपनी आपको नोटिफिकेशन देना भूल जाती है। मेरे पास में बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके मिस हो रखे हैं, उनको वापस जीरो से ही स्टार्ट करनी होती है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कंपनी ऐसा कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजती है? मेल पे भेजते हैं, SMS पे भेजते हैं, ओके। कई बार WhatsApp पे भेजते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई कोई कस्टमर प्रेफर करता है कि मैं क्वार्टरली बेसिस पे पे करूँगा, तो 2 क्वार्टर तो उन्होंने याद रख के पे कर दिया। पर जो एडवाइजर्स है या कंपनी है वो साल टू साल ही रिमाइंडर देती है। ओके। तो क्वार्टर पे मिस हो गया तो भी पॉलिसी लैप्स हो गई। अच्छा, आपने पहले क्योंकि क्वार्टर पे डिसाइड किया था। हाँ, ओके। अब हर महीने कंपनी याद नहीं दिलाएगी, आपने डिसाइड किया है ये चीज़। ओके। वैसा है। हाँ, सालाना पे तो कंपनी का भी दायित्व बनता है कि वो याद दिलाए। उस टाइम तो इतना ज़्यादा याद दिलाता है कि बस स्पैमिंग पूरा हो जाता है उसमें। ओके। हाँ, तो सर ऐसा कोई केस स्टडी के थ्रू थोड़ा समझाइए कि जिसमें पॉलिसी ली हो, फिर क्लेम रिजेक्ट हो गया हो, और फिर क्लेम लेने के लिए जो प्रोसेस हुआ, तो उसमें अमाउंट के साथ कोई केस स्टडीज? बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी जो जैसे जैसे कोई चीज़ का एडॉप्शन बढ़ता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। करेक्ट। ठीक है, कंप्लेंट्स भी बढ़ती है, अनसेटिस्फिकेशन भी बढ़ता है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग है। हर कंपनी को प्रेफर करने का या चूज़ करने का भी पीछे यही हम डेटा देखते हैं कि क्लेम सेटलमेंट क्या है, इंकर्ड क्लेम रेशियो क्या है, कंप्लेंट रेशियो क्या है। हर एक कंपनी के बारे में हम एक थोड़ा, मैंने बोला ना कि जागरूकता से पॉलिसी लेंगे तो आप आधी चीज़ों से, आधी परेशानी से तो वहाँ बच गए। ठीक है, जो होने वाली है। तो ऐसी कुछ डेटा देख के आप वो पॉलिसी ले। मेरा एक फ्रेंड है,
उसकी मॉम को एक लास्ट ईयर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इंश्योरर है वो हर क्लेम पे थोड़ा सा ड्रामा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये क्लेम अर्ली क्लेम है, ठीक है। तो कंपनी भी अपने आप को सेफ रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो वो हमेशा अर्ली क्लेम को थोड़ा रेपिडेट करता है कि भाई आप और डॉक्यूमेंट्स लाओ और प्रूफ्स लाओ, ठीक है। अब वो कंपनी इस लेवल पे चल रही है या फिर इतनी माइनस में जा रही है, ठीक है, जो क्लेम देना नहीं चाहती। कि क्लेम देना नहीं चाह रही है, देने से बच रही है, बट अब कस्टमर के पास में सारी जस्टिफिकेशंस रेडी है, ठीक है। जिस चीज़ को अब जैसे वो बोल रहे हैं कि ये टेस्ट करवाया आपने, इसका भी क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है, ये करवाया ये भी क्लेम नहीं मिलेगा, यहाँ एडमिट हुए उसका भी नहीं मिलेगा, फलाना चीज़ का आपने बाहर से जांच कराई वो भी नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। जब वो कैंसर से डायग्नोसिस हुए उससे पहले दर्द ही तो स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, उन्होंने नॉर्मल पहले ट्रीटमेंट के लिए लिख लेते हैं कि हाँ ये गोलियां लो, एंटीबायोटिक्स लो, हो सकता है ठीक हो जाए, या फिर ये स्कैन करवा के लेके आओ, ये स्कैन करवा के लेके आओ, वो रिपोर्ट कब आएगी, तब तक तो बहुत टाइम चला जाता है। तो हर एक कंपनी में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक सीन होता है कि आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिन का ले रहे हो, 90 डेज का जैसे अमूमन होता है। तो बराबर उसी टाइम में मेरे फ्रेंड ने क्लेम रिपोर्ट कर लिया था, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि पहले उसकी मॉम की हेल्थ रिकवर कर ले, ठीक है। तो कंपनी को इंटीमेट कर लिया, प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी डेटा थे वो जमा करा दिए। हॉस्पिटलाइजेशन थे जब केमो चल रहा था, और केमो हो रहे हैं अभी भी, और अभी भी रेगुलर रूटीन चेकअप चल रहे हैं, तो वो कंपनी को हर टाइम पे सबमिट करे जा रहा है, ठीक है। मैंने उनके क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया, मैंने एज ए रिव्यू किया, एज ए फ्रेंडली रिव्यू किया। मेरे से पॉलिसी नहीं चल रही थी, तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये क्लेम भी क्यों रोका, ये क्लेम भी क्यों रोका। मतलब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि कंपनी क्लेम देना नहीं चाह रही है या फिर कहीं पे इशू है। तो मैं मेरे फ्रेंड को रगड़ता हूँ, मतलब कि भाई ये बता मेरे को, ये बता इसका रिजेक्शन का कारण क्या रहा होगा, लिंक क्या रही होगी। फिर मैं पॉलिसी वर्डिंग पे चेक करता हूँ कि क्या ये जो डिमांड है वो जस्टिफाइबल है, 100% जस्टिफाइबल है। तो कंपनी को फिर लिखता हूँ कि हाँ ये क्लेम मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए। तो उस दौरान बहुत सारा क्लेम सेटल हुआ है, ठीक है। कंपनी ने तो फर्स्ट टाइम में तो ऑलमोस्ट मना ही कर दिया था, वो उसकी जागरूकता से वो क्लेम मिलना स्टार्ट हुआ। मैंने भी यही बोला उनको कि चलो लकी हो, आपके क्लेम मिलना स्टार्ट हुआ है, अब पूरा निकालना अपने हाथ में है। बट एटलीस्ट उन्होंने जो एडमिट किया है और जो क्लेम सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है, और बहुत बड़ा क्लेम अमाउंट है, हम केस स्टडी में मतलब वो प्रॉपर्ली डेटा डिस्क्लोज नहीं करता तो बढ़िया रहेगा। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो एजेंट हैं वो इमोशनल करके पॉलिसी बेचते हैं, है ना, कि ये मिलेगा ये हो जाएगा, मतलब वो इतना डर उसके अंदर पैदा कर देते हैं कि फिर वो लेते हैं। तो आपके हिसाब से मोस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे अच्छा तरीका क्या है पॉलिसी बेचने का? सबसे अच्छा बेस्ट वे है आप जागरूक करके लो, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे आपको पॉलिसी देनी है, तो मैं आपको बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पॉलिसी का, पहले तो मैं नीड एनालिसिस करूंगा आपकी, कि भाई आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये 3 प्लान सूट कर रहे हैं, और इन 3 प्लान के बेनिफिट ये हैं। हम दोनों ने वर्कआउट किया कि मेरे को ये वाला प्लान तो नहीं चाहिए, अब इन दोनों में से आप मुझे डिसाइड करके दो कि क्या करना है, मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो मैं वापस नीड एनालिसिस करता हूँ, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसमें पॉसिबिलिटीज़ ही देखी जा सकती है, प्रोबेबिलिटी ही देखी जा सकती है। अब इसको फोमो क्रिएट करना भी हर एक एजेंट के अलग अलग आर्ट है, ठीक है, वो प्रोफेशन में है। कोई इसको फोमो क्रिएट करके बेचता है, कोई अर्जेंसी क्रिएट करके बेच रहा है, ठीक है, कोई कैसे बेच रहा है, सबकी अलग अलग आर्ट है। मेरा पार्ट है कि आपको जागरूक करना है, आपका डिसीजन है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। अब आपके ऊपर आती है ना बात, तो आती है कि आप बेस्ट ही लोगे, ठीक है, वैसा है।
तो फोमो क्रिएट करके बेचना बहुत गलत है। एंड एज ए मेंटर मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स को सपोर्ट करता हूँ उनकी लाइवलीहुड में। मैं ये नहीं बोलता कि एजेंट्स गलत है, बट किसी की प्रैक्टिस गलत हो सकती है, प्रैक्टिस और मैं उनको रेड फ्लैग दे देता हूँ टाइमली कि नहीं, ये नहीं करना है। अगर ये करोगे तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं करने वाले। ठीक है। या फिर हर एक एडवाइज़र, अभी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है। ठीक है। और इस इवॉल्व में मतलब इस भागा दौड़ी में क्या पॉलिसीज आ रही है, उनको सिर्फ सेल्स पार्ट पता रहता है। उस पॉलिसी की जो हकीकत है, ठीक है, वो नहीं पता रहती है। हम उसको रिव्यू करते हैं कि इस पॉलिसी में क्लाइंट को कितना बेनिफिट है, और उस हिसाब से ही एडवाइज़र को बताता है कि देखो ये बेनिफिट है, और उनके लिए मार्केटिंग मटेरियल उस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। ताकि वो स्टेटस पे लगा सके, ताकि वो अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। ऐसे ऐसे हम सेवा सेंटर खोल रहे हैं, सेवा केंद्र खोल रहे हैं अलग अलग जगह पे, कि ताकि इंश्योरेंस एडवाइज़र वहाँ आके पॉलिसीज अपने क्लाइंट से मिल सके। ठीक है। अभी ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स का जो कम्युनिटी है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मोस्टली होम विजिट पे चल रहा है। बहुत कम इंश्योरेंस एडवाइजर है जिसका ऑफिस चल रहा है। अब वो सारे घर जाके बेचते हैं। हाँ। करेक्ट। बट मैंने जो नोटिस किया है कि अगर अपना ऑफिस हो तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और अपना ट्रस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि आपकी एक लोकेशन है हो गई, हाँ, कि यहाँ पे तो मिलेंगे। करेक्ट। ठीक है। नहीं तो कहाँ ढूंढने जाएंगे आपको। तो हम सेवा केंद्र भी बना रहे हैं, और वहाँ पे वो एजेंट्स जो भी हमसे कोलैबोरेट कर रहे हैं या फिर जो हमारी मेंटरशिप में है, वो आके अपने क्लाइंट्स को वहाँ बुला के पॉलिसीज रिव्यू कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी हम क्लाइंट इंश्योरेंस एडवाइजर सहित समेत मतलब वो दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। ये जो पूरा सिलसिला है, बिल्कुल। इसके अंदर सोसाइटी के अंदर ये बताया जाता है कि ये जैसे ही कोई पॉलिसी बेचने आते हैं तो एजेंट को बहुत ही नकारात्मक पहलू से देखा जाता है। नकारात्मक नहीं, मतलब वो वर्ड नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ, मतलब एक कि हाँ ये खाने आ गया है अब, तो मतलब ये है सोसाइटी में। लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि हाँ आप इस तरह से इस काम में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में? एग्जैक्टली इसी माइंडसेट को चेंज करना है। ठीक है। पहली बात तो जो चीज़ है, जो इंश्योरेंस है, वो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। यानी कि आपके पास जितना रुपया है उससे माइनस नहीं जाएगा। इसका इंश्योरेंस कौन दे रहा है? सिर्फ इंश्योरेंस ही दे सकता है। आपके पास में 10 लाख रुपए हैं, मान लो अगर एक बार ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, या 10 लाख रुपए हैं, बिजनेस में आग लग गई, ठीक है, तो 10 लाख रुपए वापस स्टार्ट करने में चला जाएगा। तो आप वापस नील पे आ गए। ठीक है। अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है इंश्योरेंस, जो आज आपके पास में है। ठीक है। अगर आपको ग्रो करना है अपने पैसों को, तो पहले आप प्रोटेक्ट करो, फिर बाद में ग्रोथ पे लगाओ। ठीक है। हम क्या करते हैं, सीधा कूद पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट पे। 10 लाख रुपए हैं, 10 के 10 लाख इन्वेस्ट कर लिया। हो सकता है जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ से रिटर्न कुछ नहीं आए। ठीक है। मार्केट रिस्क। हाँ। तो पहले पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो आपने बताया कि जैसे मिस सेलिंग हो रही है, खाने को आ गया, ऐसा ऐसा माइंडसेट परसेप्शन बने हुए हैं एजेंट्स के, या सर्विस नहीं दे रहे हैं, वही सर्विस देने के लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। ठीक है। और हमारा प्योर फोकस रहता है कि अवेयरनेस। हम क्लियरली बोलते हैं क्लाइंट को कि आप पॉलिसी हमसे समझो, आपकी इच्छा है जिस एडवाइज़र से लेना है जिस एडवाइज़र से लो। हम ना तो आपको कभी परेशान करेंगे कि आपने हमसे क्यों पॉलिसी नहीं ली, या फिर हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बस आप हमसे प्योरली निष्पक्ष तरीके से पॉलिसी समझो, और फिर आपको जिससे समझना है जिससे लेना है उससे वैलिडेट कर लो। हमारा कोई मोटिव नहीं है उसमें समझने में, ना हम फीस ले रहे हैं। हमारा काम। हाँ बिल्कुल। तो हमारा काम है अवेयरनेस करना, अवेयरनेस रेज करना। आप अवेयर रहेंगे तो जो आपके काम की चीज़ है वो मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज तो फिर वो थोप के चले जाएंगे। हाँ थोप के चले जाएंगे बस। बिल्कुल। अभी सर वॉर चल रहा है जिसमें अपन देखते हैं दुबई के अंदर बिल्डिंगें उड़ रही हैं, ईरान, अमेरिका, इसराइल। तो अगर मैंने पॉलिसी ले रखी है और ऐसा कोई वॉर सिचुएशन हो जाती है इंडिया के अंदर, बिल्कुल, और फिर मेरा घर
डैमेज हो जाता है या मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, बिजनेस डैमेज हो जाता है, हाँ हाँ तो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को सिक्योर करेगी? बिल्कुल। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसेट है, ठीक है, बट कई बार किसी पॉलिसी में एक्सक्लूजन डाल रखा होता है कि वॉर जैसी सिचुएशन में हम आपको क्लेम नहीं देंगे ओके। क्योंकि वो नेशनल थ्रेट बन गया, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो नेशनल थ्रेट बन गया तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ से भी बात ऊंची चली गई, ठीक है। बट सपोज करो आपके पास में घर बना रहा है और आपकी बिल्डिंग को डैमेज हो गया, ठीक है, या आपके घर पे सोलर लगा हुआ था, ऊपर बंदर आके तोड़ दिया, या फिर मतलब आंधी हाँ, आई। मतलब लोकेलिटी के अंदर जो हो हाँ, रहा है तो लोकेलिटी के अंदर हुआ है, जो तोड़ फोड़ हुई है किसी ने जानबूझ के, या आग लग गई है, या तो हो जाएगा। तो सारा क्लेम मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये इसमें नहीं मिल सकता है, डायरेक्ट वॉर जैसे वॉर सिचुएशन जैसे में नहीं सिचुएशन में नहीं मिलेगा। मिलेगा। ओके सर, मोस्टली जो कार यूजर्स हैं वो हम्म, कार या तो कम यूज़ होती है मोस्टली घरों में, या फिर साल भर नहीं होती, साल में एक बार होती है। ठीक है। तो ऐसा कोई है प्रीमियम जिसके अंदर अपन कार के इंश्योरेंस को बचा सकते हैं, डिस्काउंट मिल सकता है हाँ बिल्कुल है। क्योंकि डेली यूज़ नहीं होती है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे इंश्योरेंस को प्रीमियम को रिड्यूस करा जा सकता है। मैंने बोला कि इंश्योरेंस में नेगोशिएट करने का जज्बा चाहिए, मतलब हिम्मत चाहिए, कर सकता कर है, सकते या नॉलेज चाहिए, हैं। ओके। ठीक है। तो कार में भी सिमिलरली ऐसे ही चलता है कि पहला जो सबसे कॉमन पैटर्न है सेव करने का, वो है पे एज यू ड्राइव, ठीक जितना है। चलाते हैं उतना हाँ, उसके लिए सब पेमेंट कर। वो कंपनी पे है कि वो पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट कर रखी है कि नहीं कर रखी है, ओके। जैसे डिजिट ने कर रखी है, जैसे टाटा एजी ने कर रखी है, ठीक है। मेरे को पता है एचडीएफसी का है, ऐसे लगभग हर कंपनी ने कर रखी है कि अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर ही चल रही है पूरे साल में, तो आपको पूरा पैसा क्यों देना है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ में मैं बताऊं, अगर तो अगर फुल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो 25,000 का पड़ रहा है, बट पे जो ड्राइव ले रहे हैं ना, आपका वही इंश्योरेंस 12,000 का ही पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना फर्क आ गया। तो उसमें बस आपका क्या एक लिमिटेशन रहती है कि ओडोमीटर चेक होता है जब इंश्योरेंस लेते हैं तब। सपोज करो उस टाइम नोट ट्रेडिंग नोट हुई, उससे ज़्यादा चला गया, 10,000 के लिमिट से ज़्यादा चला गया, तो 10,000 तक तो इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद में इंश्योरेंस का कोई क्लेम आ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो कम से कम आपकी गाड़ी नहीं चल रही है तो वैसा वाला इंश्योरेंस ले, फुल इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में सर्वे जरूर होता है, ध्यान रखना है ये, चेक। सर्वे सर्वे होगा, तो उसमें फिर सारे डैमेजेस वगैरह सारी चीज़ें वो एक रिकॉर्ड होता है उनके पास में, वैसा। ऐसे हेल्थ अच्छा, इंश्योरेंस में भी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कार में ऐड करना चाहूँगा कि कार में सिबिल के हिसाब से भी आपकी सिबिल अच्छी है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी डिस्काउंट मिल सकता है। सिविल, इसका अपने अकाउंट की सिविल जो है उसके हाँ बेसिस पे। हाँ, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब क्रेडिट से। रेटिंग के हिसाब से। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो टाटा एजी आपको डिस्काउंट देता है आपके प्रीमियम में, ओके। ठीक है, वैसा। और इवन अगर सपोज करो कार का इंश्योरेंस ले रखा है और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं उसी कंपनी का, तो बिल्कुल आपको वहाँ पे भी प्रेफर डिस्काउंट मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी टाटा एआईए टाटा एजी की पॉलिसी को देता है, अच्छा, आपने उस कंपनी का पहले इंश्योरेंस ले रखा है, ले रखा है, फिर कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो तो उसमें डिस्काउंट तो मिलता है। डिस्काउंट भी मिलता है। हम आपके पुराने कस्टमर। हाँ, तो अगर आपके पास में ऐसी कोई पॉलिसी हो तो आपके एडवाइज़र को ज़रूर बताओ कि देखो मैं टाटा एआईजी की पॉलिसी मेरे कार की इंश्योरेंस चल रखी है या चल रहा है, या हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, अब मैं लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहा हूँ, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, करेक्ट। ठीक है। तो हालांकि ये ड्यू डिलीजेंस तो एडवाइज़र को करना चाहिए, बट फिर भी आप जनता जागरूक है तो आप बताओ, वैसा। तो कोई भी एजेंट जो किसी एक कंपनी का एजेंट है वो दूसरी कंपनी का एजेंट भी बन सकता है? वैसे तो नहीं बन सकता। हर एक एडवाइज़र को 3 लाइसेंस मिल सकता है, ओके। एक लाइफ इंश्योरेंस का, एक हेल्थ इंश्योरेंस का, एक जनरल इंश्योरेंस का। ओके। एक पेन पे, यानी कि एक आदमी को 3 ही लाइसेंस मिल सकता है, अच्छा। वैसा है। अगर आप कॉरपोरेट एजेंट बनते हैं, एज ए ब्रोकर बनते हैं, बड़े ब्रोकर, तो आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है? फिर बहुत सारा पेमेंट आपको देना पड़ता है, एज ए कोलेटरल रखना पड़ता है, वो मल्टीपल कंडीशंस हैं वहाँ पे। मोस्टली लोग ये देखते हैं कि छोटी मोटी बीमारी तो मैं देख लूँगा,
कि मेरे पास पैसा है मैं देख लूँगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इनक्योरेबल डिजीज़ हो, क्रिटिकल कंडीशन हो, हाँ तो उसके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं? बिल्कुल। अगर आप उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं जाना चाहते हो, आपको मलेरिया का क्लेम नहीं लेना है, बट आपको प्रीमियम भी रिड्यूस करना है। अभी मान लो आपका 50,000 प्रीमियम आ रहा है पूरी फैमिली का, ठीक है, पर आप चाहते हो कि नहीं यार इतना होगा तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, उस केस में आपको क्या लेना चाहिए? एक तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी और पर्सनल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। अब पर्सनल फैमिली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या होता है कि 15 या 30 बीमारियां लिस्टेड रहती है, अलग अलग प्लान पे अलग अलग इलनेस लिस्टेड है, कि उस लिस्ट में से किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया अपने को फैमिली में, तो एक लमसम अमाउंट सीधा आपकी फैमिली को उसके इलाज के लिए पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब वो पैसा आप इलाज में लगाओ नहीं लगाओ वो बात अलग है, बट आपके पास में है, बट एक आपको अच्छा अमाउंट मिल गया, आप अच्छे हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट में जा सकते हो, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो बकायदा। तो एटलीस्ट आपको वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि हाँ यार बड़ी कुछ बीमारी हो गई तो हम प्रोटेक्टेड है, ठीक है, छोटी मोटी बीमारियों का हम देख लेंगे। तो अगर जैसे बोला जाता है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस ज़्यादा मस्ट है, ओके, ठीक है। मलेरिया डेंगू का हम देख लेंगे, 1,000 रुपये में हाँ काम बन ठीक है, जाएगा। पर उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, एक्सीडेंट का कब तक लगेगा पता हाँ, नहीं चल रहा है। एक्सीडेंट की कोई सिविरिटी नहीं है। अच्छा, correct. एक्सीडेंट सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, ओके, आप सीढ़ियों से फिसल गए वो भी एक्सीडेंट है, अनचाहा इवेंट जो भी है वो एक्सीडेंट ही है, ओके, वो सब उसमें कवर हो गए, सब उसमें कवर हो गए। स्नेक ने बाइट कर लिया, वो भी सांप ने काट लिया, डस लिया, वो भी कोई हाथ जानबूझ के नहीं ले जाता है वहाँ पे कि चल डस, ठीक है, तो वो सारा एक्सीडेंट में काउंट होता है, ओके। ठीक है, तो उसमें वो पैसा लमसम अमाउंट मिल जाता है। मैंने एक्सीडेंट का ले रखा है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में 5 दिन तक मैं एडमिट रहता हूँ और बिल्कुल। मेरा 5 लाख का बिल आ गया, ठीक है। मैंने 5 लाख का ले रखा। उसके बाद मेरी ड्यूरिंग आफ्टर दैट 5 डेज मेरी डेथ हो जाती है, हाँ, तो अगर सिर्फ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले रखा है एक्सीडेंटल है, तो यहाँ पे हर कंपनी की एक क्लॉज लिखी रहती है कि 365 डेज तक, एक्सीडेंट होने के 365 दिन तक उसी एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, ठीक है। एक्सीडेंट का डेथ मतलब सिर में लगी है तो सिर वाला ही कारण होना चाहिए डेथ का, कोई और कारण नहीं होना चाहिए। वही इवेंट की वजह से डेथ हो जाए तो आपको पैसा मिलेगा, आपके नॉमिनी को पैसा मिलेगा वैसे। और वो एक्सीडेंट का चार्जेस भी मिलेगा हॉस्पिटल में जो बिल्कुल बिल्कुल, वो सारा कुछ मिलेगा, वो तो आपको पहले ही क्लेम कर लोगे आप, ठीक है, पहले ही क्लेम कर लोगे आप, तो जीते जी कर लोगे तब हाँ तक। नहीं फिर वो ये हाँ। एक्सक्यूज ना दे कि आपकी तो डेथ हो गई और ये डेथ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर होगी। नहीं, एक्सीडेंटल डेथ है तो एक्सीडेंटल डेथ की पॉलिसी है तो 100% क्लेम मिलेगा, और कुछ हो नहीं हो, हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो मस्त है। थैंक यू सर, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आप जब भी पॉलिसी ले तो अपनी 5 चेकलिस्ट जो है पहले चेक कर लीजिए कि क्या क्या मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्या मेरी नीड है। वो अगर आपकी नीड फुलफिल होती हैं तो आप उस एडवाइज़र से, उस एजेंट से पॉलिसी ले, नहीं तो आप उस पोर्ट करके किसी और एडवाइज़र के पास जाइए, 3-4 बार टकराइए, उसके बाद पॉलिसी लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपका क्लेम जैसे सर ने बताया फिर आपको भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।